शुरुआत में दिखाते हैं कि खून खराबा हुआ रहता है और दो बंदे हैं वो यहाँ पे मरे हुए होते हैं। इसके आगे देखिए आगे क्या होता है। फिर वो बोलती है कि इस कचरे को बाहर निकालो। वो डेड बॉडी इसको कचरा बोलती है और कहती है कि ये मेरे खून की एक बूंद भी नहीं सह सकते हैं और फिर भी ये मेरे ऊपर आश्रित रहने की बात करते हैं। अब बोलो। उसके बाद वो अपने नौकरों को बोलती है कि इन डेड बॉडीज को बाहर ले जाओ और कहीं ले जाकर फेंक दो। फिर उसका नौकर तो और बोलता है कि मैंने हाल ही के कानून संशोधनों को पढ़ा है, उसमें लिखा है कि कोई भी बंदा इंसानों के खून का निजी खपत नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो उसको बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। फिर उसका जो सुपरिटेंडेंट होता है वो बोलता है कि मेरी एडवाइस है कि आप 2 मिनट रुकिए और इसको आज्ञा होने दीजिए, मतलब इसको मान्यता प्राप्त होने दीजिए और फिर इसको मान्यता प्राप्त होने के बाद आप इसको कारखाने में भिजवा दीजिए ताकि हम इसका यूज में ले सके। मतलब गाइस ये जो बंदा है, मतलब ये जो दुनिया है ये पूरी शैतानी दुनिया है और इसमें इंसानों को मारा जा रहा है। ये इंसानी दुनिया से हटके है। इसमें आगे देखिए क्या होता है। फिर ये जो शैतान होती है ये बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है तुम ऐसा कर सकते हो, जाओ। इसके बाद ये जो शैतान होती है ये बोलती है कि कोई बात नहीं, इंसानों को खुशी से और बिना चिंता के बढ़ने दो, जितने इंसान बढ़ेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। उसके बाद इस सीन में हमको दिखा जाता है बिल्कुल ही शैतानी रात, जिसमें एक डेविल होता है और बोलता है कि इन सबको खाने के लिए, मतलब इनमें से जो सबसे कमजोर आदमी है उसको खाने के लिए सबसे नीचे भेजा जाना चाहिए। फिर ये जो डेविल होती है बोलती है कि हालांकि वैम्पायर ने अपनी पृथ्वी पर अपनी पकड़ बना रखी है, अब हमें खून की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये बोलती है कि अब मुझे फास्ट फूड पसंद है, अब मैं खून से इतना ज्यादा लगाव नहीं रहा। फिर ये बोलती है कि फिर भी इस तरह हम अपनी श्रेष्ठता बनाए रखते हैं, मतलब हम अपनी सुपीरियरिटी बनाए रखते हैं, श्रेष्ठता बनाए रखते हैं। उसके बाद हमें एक सिटी की तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें ये जो डेविल होती है ये बोलती है कि ये हमारा अगला निशाना होगी, मतलब ये जो सिटी है ये गंतव्य का महानगर है, इसलिए ये हमारा अगला निशाना होगी। उसके बाद हमें मॉर्निंग अप का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक बंदे का नाम होता है जी और उसका डेड उसे उठा रहा होता है और बोलता है जी उठो उठो, और उसका डेड होता है वो होता है बार्बर होता है और उसके सैलून की दुकान होती है जिसका नाम होता है किंग्स बार्बर, और उसका डेड उसको बोलता है कि आज तुम्हें बहुत बड़ा बिजनेस करना है इसलिए जल्दी उठ जाओ। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसमें उसका डेड उसको उठा जाता है और बोलता है हे उठो, तुम कब से सो रहे हो, तुम्हारी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई क्या। उसके बाद जो वो नहीं उठता है तो उसको बहुत गंदा गुस्सा हो जाता है और उसको बहुत हिलाने लग जाता है और बोलता है कि अगर तुम नहीं उठे तो मैं आज तुझे जान से मार दूंगा, जल्दी उठ जा। और उसका डेड उसको उठाते हुए बोलता है कि तुम उठते क्यों नहीं हो, तुम्हारी कुछ काम, सोने के अलावा कुछ काम नहीं है। अगर तुम ऐसे ही सोते रहे और तुम्हारी स्कूल कुछ दिनों में शुरू होने वाली है, अगर तुम स्कूल नहीं गए तो मैं तुम्हें गंजा कर दूंगा, तुमको छोड़ूंगा नहीं मैं, जल्दी से उठ जाओ। उसके बाद वो जो लड़का होता है वो उठ जाता है और कुछ सोचता है, लेकिन उसका डेड जो है वो बोलता है वहाँ मत बैठो, नीचे आ जाओ और कस्टमर की सेवा करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज बहुत टाइम हो गया तुमको देखते हुए। फिर जब वो उठा है तो उसको होश आता है और वो बोलता है अरे मैं सो कैसे रहा था अभी तक, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है कि क्या हुआ था। और फिर वो अपने दिमाग पर जोर डालता है और पीछे की सोचने की कोशिश करता है और फिर वो सोचता है कि क्या ये मैं हूँ। फिर वो याद करता है कि उस रात, मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि उस रात क्या हुआ था। मैं जे युआन हूँ और उस टाइम मेरे पिता, मतलब मेरे जो डैड है उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब थी, वो 2 साल से बिस्तर पर थे और मैं जिस कंपनी के लिए काम करता था उस कंपनी ने मुझे निकाल दिया क्योंकि उस कंपनी ने मुझे एक प्रोजेक्ट करने के लिए दिया था और वो जो प्रोजेक्ट था वो मैं कर नहीं पाया और उस रात मैं बहुत ही नशे में था, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और मैं उस जो रिवर बैंक है उसके ऊपर बैठा था और चांद को देख रहा था। उस टाइम मेरी हालत बहुत ही ख़राब थी, लेकिन आज मैं चेंज कैसे हो गया हूँ, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, ये तो उस रात की बात है, उस टाइम मैं 25 साल का था। जो सोचता है कि उस टाइम जो दाएं एटी थी वो कुछ कर रही थी और मैंने उसको बोला कि हे मिस तुम क्या कर रही हो, तुम नदी की तरफ क्यों जा रही हो, और मैं भागा गया और उसको बोला कि कम बैक, वापस आ जाओ, लेकिन मैंने उस लड़के को बचा दिया था और उस लड़के को बचाकर मैं उसको नदी के किनारे छोड़ दिया और वहाँ पे जो लोग थे उसको बचा लिया, लेकिन मैं पानी के अंदर क्यों डूब रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं पानी में नहीं डूब सकता, मैं पानी में क्यों डूब रहा हूँ। उस टाइम मैंने नशा किया हुआ था इसलिए मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं पानी में डूब गया था और बोल रहा था मेरे को खांसी क्यों आ रही है, पानी के अंदर मैं डूब क्यों रहा हूँ, क्या हो रहा है ये, मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा,
मैं नशे में हूँ इसलिए मैं अपनी जो माइंड है उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्या हो रहा है ये। फिर वो बोलता है कि और फिर मुझे पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं डूब गया था। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ, लेकिन मैं आज यहाँ पे कैसे आ गया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ये। फिर जो उसका ध्यान है उसका ध्यान एक घड़ी की तरफ जाता है और उस घड़ी में देखते हुए वो बोलता है कि क्या मई 2077 मतलब 2077, ये कैसे हो सकता है, इतना पीछे कैसे आ गया मैं। फिर वो याद करता हुआ बोलता है कि ये वो साल नहीं है जिसमें मैं 18 वर्ष का था, मतलब मेरी उम्र उस टाइम 18 वर्ष थी, और 2077 में इतना पीछे कैसे आ गया हूँ, क्या हो रहा है ये मेरे साथ, क्या ये कोई जादू हो रहा है। उसके बाद वो बहुत जोर से दरवाजा खोलता है और बोलता है क्या ये सच है, क्या हो रहा है ये। उसके बाद वो नीचे सैलून में जाता है और बोलता है कि पापा, जोर से चिल्लाता है पापा। फिर जितने भी वहाँ पे कस्टमर्स बैठे होते हैं वो उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और कुछ सोचते हैं। उसके बाद वो अपने डैड के बहुत ही बुरी तरह गले लग जाता है, जैसे कि करोड़ों साल बाद मिले हो। उसके बाद उसका डैड जो होता है वो उससे पूछता है कि क्या तुम केयर कर रहे हो। फिर उसका बेटा जो होता है वो बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे एक बहुत भयानक सपना आया था। फिर उसका डैड बोलता है AWW, ये बहुत अच्छा है, आज मेरे बेटे ने कितना अच्छा प्यार किया है मुझे, मेरे कितने अच्छे के गले लगता है। फिर वो हंसने लग जाता है। उसके बाद उसका जो कस्टमर होता है वो बोलता है कि क्या तुम अभी भी मेरे बालों में जा रहे हो, कितना इंतजार करवाओगे मुझसे। उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर उसका जो डैड होता है वो उसको पीछे हटा के और उसको बोलता है कि अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अभी आपके बाल काट देता हूँ। और फिर वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि क्या काट दो कि तुम बाल, तुमसे कुछ होता तो है नहीं, कब से मैं इंतजार कर रही हूँ। फिर वहाँ पे बैठा बंदा बोलता है कि अगर आपने अच्छी नाई की दुकान मतलब अच्छे बार्बर की दुकान नहीं की होती तो मैं इतना इंतजार नहीं करता। ये क्या घटिया दुकान में आ गया मैं, कितना इंतजार करवा रहे हो तुम लोग। उसके बाद वो उसके डैड को बोलता है कि अगर आप अभी भी मेरा दोपहर का जो शेड्यूल है उसको खराब करते हैं तो मैं आपकी दुकान जो है मतलब आपका बार्बर शॉप है उसको खत्म कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। फिर जो उसका बेटा होता है उसको गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि कितना घमंड करता है यू। फिर उसका जो डैड होता है वो बोलता है अरे रुको रुको रुको, वो बहुत अच्छे हैं। फिर वो बोलता है सॉरी मास्टर जियांग, मैं अभी आपके बाल काट देता हूँ, वो भी अच्छे तरीके से। फिर उसका जो डैड होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ आप दोपहर के साक्षात्कार कार में भाग लेंगे और वो भी मिस लियोंग लियांगवे के साथ, और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आप इसमें जरूर सेलेक्ट होंगे। फिर वो लड़का बोलता है कि आप सही जानते हैं कि आपको क्या बोलना है। फिर जो उसकी वो जो मिस लियांग होते हैं वो बोलती है कि सही समझा। सो गाइस, ये जो डेविल, ये दोनों ही डेविल होते हैं और ये यहाँ पे सैलून में आए हुए होते हैं। फिर वो बाहर जाता है और बोलता है कि प्योर ब्लड नोबल्स, ये क्या दुनिया है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई शैतानी दुनिया है और यहाँ पे खून खराबा कैसे हो रखा है। इस सीन में हमको दिखाया जाता है कि जो वो लड़का होता है वो इंटरनेट पे कुछ ना कुछ सर्च कर रहा होता है और वो सर्च करके वो देखता है कि उसके पास क्या क्या मेल आए हैं, पोस्ट बार आया है, वेबो आया है और उसके पास कुछ पब्लिक अकाउंट्स आए हैं जिसमें उसको लिंक पे क्लिक करना होता है और पब्लिक अकाउंट्स वो ले लेता है। इसमें वो इंटरनेट पे कुछ ना कुछ सर्च करके रहता है। आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वो सब मेल्स और सब को सर्च करके देख के बोलता है कि क्या है, ये सब क्या है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। ये सीन जो होता है वो बाथरूम में होता है। वो बाथरूम में बैठा सर्च करने लगता है कि क्या मेल है क्या मेल नहीं है, और फिर वो बोलता है कि ये सब क्या है, ये सब किसने मुझे भेजा है, क्या हो रहा है। फिर हमें इस सीन में दिखाया जाता है कि ये वो बोलता है कि ये सब क्या है, ये क्या हो रहा है, ये वैम्पायर्स क्या होते हैं, ये ब्लड ब्रेकर्स क्या होते हैं। फिर उसके पास एक मेल आता है कि वैम्पायर्स के बारे में आप क्या जानते हैं। उसमें लिखा होता है कि वैम्पायर्स इंसानों की रक्षा करते हैं, इंसानों को सेफ्टी देते हैं और अपनी दुनिया में ले जाकर इंसानों को सुधारते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जो वैम्पायर्स होते हैं वो इंसानों को अपनी दुनिया में ले जाकर उनको मार देते हैं, ऐसा उसके पास मेल आता है। फिर वो मन में सोचता है कि ये लीडिंग ह्यूमैनिटी क्या है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब गाइस आज क्या हो रहा है ये मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो बोलता है कि ये लीडिंग ह्यूमैनिटी क्या है, इसको गूगल पे सर्च करना ही पड़ेगा। फिर वो बोलता है कि इंसानों का वैम्पायर्स पर क्या वर्चस्व है, मतलब जो वैम्पायर्स है वो इंसानों पर कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या हो रहा है। इन जो डेविल्स लोग हैं, ये जो डेविल होते हैं ये इंसानों पर क्या करना चाहते हैं, मुझे कुछ भी
समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ये सब जानने के लिए इस लिंक पर टच करना ही पड़ेगा। उसके बाद लिंक पर टच कर देने के बाद उसके कुछ लोडिंग हो जाता है और फिर उसके सामने लिखा होता है 404 फूड। फिर वो जो है वो बहुत बुरी तरह डर जाता है और बोलता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अभी यहाँ पे नहीं रुक सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस तरह वो हकलाते हुए बोलता है और बहुत बुरी तरह डर जाता है। फिर आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद उसकी स्क्रीन पे कुछ बहुत ही खतरनाक तरीके से लिखा हुआ होता है और ऐसा लगता है कि कोई उस पे वायरस आ गया है और उसकी स्क्रीन पे लिखा हुआ होता है 3 बार स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन। पता नहीं उसके फोन में कोई वायरस आ जाता है। जब वो डेविल वाली लिंक पे टच करता है तो उसके फोन में बहुत ही बुरी तरह उसका फोन जो है गर्म हो जाता है और वो डर जाता है। उसके बाद वो जल्दी से उसका होम बटन प्रेस करता है और उस साइट से निकल जाता है। फिर उसका जो फोन है वो अपने फोन को बंद कर देता है। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। फिर वो बोलता है कि ओ ये मुझे लगता है कि कोई दुनिया में आक्रमण हुआ है। मुझे लगता है क्या हो रहा है, ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या आया था अभी, मतलब ये मेरा दिमाग खराब कर देगा। मुझे अब इसको और नहीं चलाना, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इसको चला के। फिर वो बोलता है कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे ये सब और नहीं देखना, मैं बहुत बुरी तरह थक चुका हूँ, अब मुझे जल्दी से उठ के स्कूल जाना है। वो उस टाइम बाथरूम में बैठा होता है। फिर वो बोलता है कि जिस दुनिया में मेरा पुनर्जन्म हुआ था ये वो दुनिया नहीं है जिसमें मैं अभी हूँ, ये दूसरी दुनिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आजकल कुछ अलग ही घटनाएं यहाँ पे हो रही है मेरे साथ। फिर वो बोलता है कि इसका मतलब ये मेरा रीबोर्न वर्जन है। फिर वो बोलता है कि क्या मैं एक्चुअल में रियल हूँ, मतलब कि मैं जिंदा हूँ या नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं ये किस दुनिया में आ गया हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। फिर वो बोलता है कि ये मुझे किसने काट लिया, मेरी गर्दन पे ये निशान क्या हो रहा है, ये मुझे लग रहा है मुझे किसी ने काट लिया है। फिर वो बोलता है कि क्या ये रियल है, मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मेरे किस चीज़ का निशान हो गया है। फिर वो बोलता है कि क्या मुझे डेविल ने काट लिया है, मतलब मुझे दैत्यों ने काट लिया, मतलब वो जो वैम्पायर्स है उन्होंने मुझे काट लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लैपटॉप मेरे वो फ़ोन पे वायरस का आना ये सब होना, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मुझे वैम्पायर्स ने काट लिया है। फिर वो बोलते हैं कि क्या ये निशान गायब हो गया, इतने में ये निशान गायब कैसे हो गया, मुझे लग रहा है आज कुछ ना कुछ मेरे साथ गड़बड़ होने वाली है और ये बहुत ही गलत संकेत है। मुझे लगता है आज कोई ना कोई गलत सीन होने वाला है। उसके बाद ये सब होता देख के वो बहुत दुखी हो जाता है और रोने लग जाता है और बोलते हैं ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। फिर वो बोलता है कि मुझे ऐसा याद आ रहा है कि आज मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मतलब मैंने कुछ गलत किया था और मुझे ऐसा लग रहा है मेरी गलती के कारण ही आज ये सब मेरे साथ हो रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ ना कुछ सोच के याद करना पड़ेगा मैंने की क्या गलती की है। फिर वो वहाँ से जा रहा होता है और बोलता है कि मैं बस चीज़ें देख रहा हूँ और मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है और जब वो बाहर जा रहा होता है तब आगे देखिए क्या होता है। फिर जब वो वहाँ से जा रहा होता है तब उसको बहुत ही जबरदस्त क्रैक की आवाज़ आती है, जैसे कोई उसकी हड्डी टूट गई हो। फिर वो वापस पीछे मुड़ता है और देखता है कि मेरे साथ क्या सीन हुआ है। फिर ये जो सीन होता है वो देखने लायक होता है, क्योंकि वो देखते देखते डेविल बन जाता है। और वो डेविल इसलिए बन जाता है क्योंकि मुझे लग रहा है उसने उस लिंक पे टच किया था, उसी से सब कुछ ये सब हो रहा है, उसके निशान होना, फिर वो डेविल बन जाता है। फिर आगे देखिएगा इस क्या होता है। उसके बाद हमें वो जो शहर होता है जिसमें वो रहता है उस शहर का सीन दिखाया जाता है। फिर आगे देखिए क्या होता है। फिर जब वो जा रहा होता है तो वो अपने डैड को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ डैड, बाय बाय। फिर जो उसका डैड होता है वो उसको बोलता है कि बहुत मेहनत करके पढ़ाई करना बेटा, मुझे पता है तुम मेरा नाम रोशन करोगे, या तो तुम मेरा नाम रोशन करोगे या तुम मेरा नाम डुबा दोगे। फिर गाइस आगे देखिए क्या होता है। फिर जो उसका डैड होता है उसको जाते हुए बोलता है कि हमारे पूर्वजों के कारण ही तुम आज जा रहे हो, क्योंकि उन्होंने अपने खून पसीने से इज्जत कमाई है। और जो तुमने जिस कॉलेज में भाग लिया है, जिस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हुआ है, वो कॉलेज इस शहर की सबसे बड़ी कॉलेज है और इसमें 10-10 एडमिशन कार्ड भेजने पर भी एडमिशन नहीं होता है, लेकिन तुम्हारे एक एडमिशन कार्ड से ही तुम्हारा इसमें एडमिशन हो गया है। फिर जो उसका बेटा होता है वो आगे देखिए क्या बोलता है। फिर वो बोलता है कि ठीक है बाय डैड, मैं जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपको अपना चेकअप कराना चाहिए, मैं अपनी मेहनत से इस कॉलेज में आया हूँ और किसी की भी मेरे को मदद नहीं मिलती है। मेरे परदादा ने मेरे को कल सपने में आके बताया कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त बीमारी होने वाली है, इसलिए आप पहले हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाओ। फिर आगे देखिएगा इस क्या होता है।
फिर वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि ये दुनिया बड़ी विचित्र है, जिस दुनिया में मेरा पुनर्जन्म हुआ है, और इस बार मैं स्कूल जाके अपनी लाइफ वेस्ट करना नहीं चाहता। अपनी लाइफ का जो ये टाइम है वो मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अब पढ़ूंगा लिखूंगा और बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। फिर वो बोलता है कि इस बार मैं अपने सबसे बेस्ट जीवन जीऊंगा, मैं मेरा जो लाइफ है वो अपनी सबसे बेस्ट लाइफ अब जीऊंगा, क्योंकि इतने साल मैं बहुत पछताया। इतने में पीछे से उसको आवाज आती है, हे ट्रेस, मतलब कि अरे कचरा सुन, इधर कचरे सुन। फिर जो वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको कोई डेविल सा दिखाई देता है और वो बोलते हैं कि हमारा रास्ता ब्लॉक मत करो, बीच में से हट जा। कौन है तो हमारा रास्ता ब्लॉक करने वाला? अगर ज्यादा कुछ किया तो हम तेरे को मार डालेंगे। फिर वहाँ पे कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है और उनमें से एक बोलती है कि ये जगह तुम लोग जैसे नीच नीच लोगों के लिए नहीं है, निकल जा यहाँ से। कौन है तू इधर आने वाला? अगर ज्यादा कुछ किया तो हम तीनों तुम्हारी मार मार के हड्डी पसलियां तोड़ देंगे। फिर वो उन लोगों को देखता है और मन में सोचता है कि वाह यार, अजीब लोग है, क्या लोग है, मतलब कुछ भी चलते चलते एक दूसरे को डांट देते हैं, एक दूसरे को कुछ भी बोल देते हैं। अगर मेरे को गुस्सा आ गया तो मैं पता नहीं इन तीनों का, क्योंकि जो तीन लड़के होते हैं वो उसको रोकते हैं और बोलते हैं कि तुम हमारा रास्ता मत रोको, ये जो जगह है ये नीच लोगों के लिए नहीं है, हम जो बढ़िया गुणवत्ता वाले लोग हैं उनके लिए ये जगह है, ये तुम जैसे नीच लोगों के लिए नहीं है। इसने में फिर वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि वो व्हाट, क्या? फिर वो आगे जा रहा होता है तो वो मन में महसूस करता है कि मैं उनसे नाराज हो गया हूँ और मेरा नीच जीवन कैसे है, मेरी नीच लाइफ कैसे हो गई है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। फिर दिखाते हैं कि वहाँ पे जो लॉर्ड खड़े रहते हैं वो उसको बोलते हैं कि ये जो एक्टिविटी है ये एक्सक्लूसिव एक्टिविटी है, ये तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुरंत चले जाओ, यहाँ पे मत रुकने की चेष्टा मत करना। फिर वो बोलता है कि जेनेटिक ग्रेड, ये वर्ड तो मैंने पहले कभी नहीं सुना, तुम लोग चाहते क्या हो? मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ पे मेरे साथ अजीब सा बिहेव कर रहे हो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम लोगों का क्या हाल करूँगा वो शायद तुम लोगों को पता नहीं है। उसके बाद वो अपनी आईडी को देखता है जिसमें लिखा होता है बॉन्ड कॉलेज स्टूडेंट आईडी, जिसमें लिखा होता है वोंगजी, उसका नाम वोंगजी होता है और वो सी ग्रेड का होता है और वो 3rd क्लास में पढ़ता है। तो फिर वो सोचता है कि सी ग्रेड या अनुवांशिक ग्रेड में कैसे परिवर्तित करते हैं, मतलब मुझे भी ये जो जेनेटिक ग्रेड है इसमें आना है ताकि मैं ये क्लासेस ज्वाइन कर सकूं, लेकिन मैं कैसे आऊँ, मेरी तो सी ग्रेड है। फिर वो जो लोग उसको बाहर जाने के लिए बोलते हैं वो उसको मार के पीटने लग जाते हैं और बोलते हैं कि साले तू अभी यहाँ तक क्यों खड़ा है, बाहर निकल, बाहर में जा तू। फिर वो कुछ सोचने लग जाता है और अपने मन में खुद का नाम बोलता है कि वोंगजी। फिर एक दूसरा लड़का वोंगजी की तरफ आता है और उसको बोलता है कि क्या तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे हो, चलो उधर चलते हैं, उधर जाके तुम आराम करो। फिर वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तुम मुझे अपना पहले नाम बताओ। उसके बाद वो वोंगजी को बोलता है कि वेनचांग, मेरा नाम वेनचांग है। फिर वो लड़का उसको बोलता है कि मैं पिछले जन्म में वेनचांगी के साथ था, मतलब मेरी पिछली जो लाइफ थी उसमें मैं वेनचांगी के साथ रहता था। फिर वो उसको बोलता है कि मैं उस टाइम रूखा था और बहुत ही कमजोर था, क्योंकि मैं उस टाइम जो क्रिमिनल है क्रिमिनल के हाथों में जाने वाला था, मतलब कि मैं क्राइम के कब्जे में आने वाला था, लेकिन मैं क्राइम को छोड़ के उनसे दूर गया। फिर मैंने वेंगचांगी जैसे अच्छे लोगों को देखा। फिर वो अपनी स्टोरी उसको बताते हुए बोलता है कि मैं उस टाइम सिगरेट पीता था, ड्रिंक करता था और बहुत ही बुरा था। फिर मुझे जो एहसास हुआ वो बहुत ही ज़बरदस्त था, क्योंकि मेरे जो टीममेट थे मेरी गैंग वाले वो मुझे पहाड़ों का राजा बोलते थे, माउंटेन का किंग। फिर उसके बाद मैं सुधरने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं सुधर नहीं पाया। फिर वो बोलते हैं कि मैं ऑफ कोर्स समाज की जो वास्तविकता है, मतलब सोसाइटी की जो वास्तविकता है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हो गया था, तब मैं सुधरने की कोशिश करने लगा। फिर वो उसको बोलता है कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत है, प्लीज़ तू मुझे पैसे दे दो। ऐसे मैसेज मैं अपने उस दोस्त को भेजता था, जो दोस्त मेरे को पैसे देने के लिए राज़ी हो जाते थे, लेकिन तब मुझे पता चला कि ये जो लोग हैं ये बिल्कुल भी एक तरफा है, मतलब दोस्ती एक तरफ है और पैसे एक तरफ है, ये मेरे को बिल्कुल भी उधार पैसे नहीं देते थे, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता था।
फिर उसके दोस्त उसको वापस रिप्लाई करते थे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम कौन हो, बिल्कुल भी पागल है तुम SS। फिर वो बोलता था कि अब मुझे पता चला कि दोस्ती क्या होती है। फिर उसका जो सबसे बढ़िया दोस्त था वो उसको तुरंत पैसे भेज देता था। 5,000 उसने पैसे भेजे और बोलता कि गुड लक, तुम ऐसा कोई भी काम नहीं हो जो तुम कर नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो लड़का मन में सोचता है कि वेंचांग, ये वेंचांग कौन है ये वेंचांग, मैं इसको तो जानता भी नहीं हूँ। फिर वो बोलता है कि उस टाइम मैं उसको भूल चुका था, मैं उसको जानता भी नहीं था। फिर जब हम वापस मिले तो वो मुझे बोला कि आई मिस यू, मैं तुम्हें बहुत याद करता था। फिर वो वेंचांग को गले लगाता है और बोलता है कि क्या आप मेरे बहुत सबसे अच्छे दोस्त नहीं हैं। फिर वो उसको बोलता है कि चलो उधर चलते हैं और गप्पे लड़ाते हैं। फिर उसके बाद वो जो 3 लोग होते हैं वो उसको देख के उनसे जलने लग जाते हैं। फिर वो वेंचांग से पूछता है कि वाकई में यहाँ तो बहुत चहल पहल है, वो गॉडनेस कौन है, मैं उसको जानता नहीं हूँ, तो मुझे बताओ ना वो एक्चुअली में है कौन। फिर वो वोंगचांग मतलब वो जो वोंग जे होता है वो वोंगचांग को इतना गले लगाता है। वो वोंगजेंग बोलता है कि वोंगजेंग प्लीज तुम मुझे छोड़ दो, तुम इतना क्यों कर रहे हो। फिर वो जो वोंग जे होता है वो बोलता है कि इतना फॉर्मल मत बनो, हम इतने अच्छे दोस्त हैं और इतने सालों के बाद मिले हैं तो मुझे अच्छे से बातचीत करने दो। फिर वो उसको बोलता है कि वो गॉडनेस खुद लिंगलिंग्यो है जो कि एमरोल्ड की तलाश में मतलब सिटी एमरोल्ड में आई थी अपने आश्रितों की तलाश में। वो एक पवित्र कुलीन वर्ग की लड़की है। फिर वो वेंग जे को बोलता है कि तुम कितने भारी हो, तुम हटो यहाँ से, मैं दब रहा हूँ। फिर वो जो वेंग जे होता है वो उसकी बातों की परवाह किए बिना बोलता है कि वो बहुत ही स्मार्ट है, उसकी कल जिक्र हो रहा था हमारी क्लासरूम में, वो इंटरव्यू में भाग लेना चाहती है आश्रित बनने के लिए। फिर वेंग जे अपने दोस्त को पूछता है कि हर कोई आश्रित मतलब कि डिपेंडेंस क्यों बनना चाहता है, इसमें कोई प्रॉफिट होता है क्या। फिर वो बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स, उसमें बहुत जबरदस्त प्रॉफिट होता है। फिर वो उसको समझाता है और बोलता है कि जो आश्रित बन जाता है वो ना तो केवल मानव जो होता है मतलब मनुष्य होता है, ह्यूमन होता है, उसका खून चेंज कर सकता है, इतना ही नहीं वो खुद को अमर भी कर सकता है और वो अपने स्वामी से मतलब उसका जो ऑनर होता है वो उस अपने स्वामी से बहुत जबरदस्त शक्तियाँ अपने पास ले सकता है ताकि वो सबसे शक्तिशाली आदमी बन जाए। उसके बाद वो जो बैड गाइज होते हैं वो उसको बोलते हैं कि उसका सबसे जबरदस्त लाभ होते हैं कि वो तुमको ग्रेस्ट किए जा रहे हैं, वो तुमको बार बार ग्रेस्ट करते रहते हैं। फिर वो बैड गाइज उसको बोलते हैं कि सही ग्रेस्ट आदमी होना चाहिए, मतलब कि आदमी को ग्रेस्ट होना जरूरी है लेकिन सही आदमी उसके लिए चाहिए जो कि ग्रेस्ट हो सके। हर कोई उसका ग्रेस्ट होना इम्पॉसिबल होता है, ग्रेस्ट होने के लिए एक सही आदमी चाहिए जो कि बहुत ही कम मिलते हैं और उनको ढूंढना पड़ता है। फिर वो बोलता है कि जितने भी वेम्पायर्स होते हैं उनकी शक्ति और उनका जो खून है वो उसके अंदर डाला जाता है ताकि उसकी शक्तियां बढ़े और वो जो बंदा है वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाए। फिर वो जो डेविल होती है मतलब वो वेम्पायर होती है वो बोलती है कि इंसानों को अपने काबू में करने के लिए हमने ये जो ग्रेस्ट वाला सेरेमनी प्रारंभ किया है मतलब कि इसको शुरू किया है, वो उससे हम इंसानों पर काबू कर सकते हैं और इंसानों को खत्म कर देंगे। फिर वहाँ पे जो पीछे बंदे खड़े रहते हैं वो उसको बोलते हैं कि जो लिंग लैंग्यू है वो बहुत ही सुंदर है, हर कोई उसका जो ग्रेस्ट है वो बनना चाहता है, काश मैं भी बन जाता। फिर वो जो लड़का होता है वो बोलता है अच्छा ओ ऐसा क्या। फिर वहाँ पर बहुत सारी गाड़ी आ रही होती है और हमें दिखाया जाता है उस गाड़ी से एक लड़की उतरती है जो कि डेविल होती है, वो भी वैम्पायर ही होती है। फिर वो बोलती है कि मैं हूँ गॉडनेस लिंग लैंग्यू और वो बोलती है कि अच्छा तो वो सब बच्चे उधर है, मैं उधर जाती हूँ। गॉडनेस होती है और वहाँ पे लोग जो है वो उसको देख के बोलते हैं कि अच्छा ये है वो लिंग लैंग्यू जो कि पन्ना सिटी में घूमने के लिए आई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेस्ट है। उसको देख के वहाँ पे वो बॉन्ड कॉलेज का प्रिंसिपल भी मौजूद हो जाता है और जो सिटी का मेयर है वो भी वहाँ पे आ जाता है और जो सिटी का मेयर है वो उसके पीछे रहना पड़ता है और वो उसके पीछे चल रहा होता है, वो आगे आगे चल रही होती है। उसके बाद वहाँ पे बहुत ही स्किल्ड मिलिट्री पर्सनल मतलब कि बहुत ही स्किल्ड पुलिस होती है जैसे कि उसको कोई भी तकलीफ ना हो। मतलब कि ये जो लिंग लैंग्यू है उसका बहुत ही ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि ये बहुत ही पवित्र गॉडनेस है।
उसके बाद ये सब सीन देख के वहाँ पे जितने भी वो लोग खड़े होते हैं वो चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि इसकी इतनी ज्यादा मतलब कि ये क्या हो रहा है, इसकी इतनी ज्यादा फिक्र क्यों हो रही है। उसको देख के वो कुछ नहीं बोलते हैं और चुपचाप देखते रहते हैं। उसके बाद वो जो वोंग जी होता है वो अपने दोस्त को बहुत बुरी तरह गले लगा लेता है। फिर उसका जो दोस्त होता है वो उसको बोलता है कि वोंग जी ये तुम क्या कर रहे हो भाई, क्यों परेशान कर रहे हो, चलो आराम से चलो ना। उसके बाद वोंग जी उसको बोलता है कि इनमें से किसी का हमें कोई लेना देना नहीं है, तुम यहाँ से चलो और हम दोनों बहुत ही एजुकेटेड होंगे। हमको अपना नॉलेज बढ़ाना है और दुनिया को नेगेटिव करने से बचाना है। हमको इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनको छोड़ो, ये ऐसे ही चुपचाप चुस्पी करते रहेंगे। उसके बाद वोंग जी बोलता है कि मैंने पिछली लाइफ में जो कुछ भी सीखा वो ये सीखा कि हमें दूसरे लोगों पर निर्भर नहीं लेना चाहिए, हमें खुद से कुछ ना कुछ करना चाहिए। ऐसा मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब वो लोग हमको छोड़ के चले जाते हैं जिस पर हम निर्भर रहते हैं, तो अंत में मतलब कि लास्ट में यही होता है कि हम चाहे उन लोगों पर कितने ही निर्भर हो, हम वापस विक्टोरियस और जब गौरवशाली नहीं बन सकते और हमको अंत में स्वतंत्र रह के ही जीना पड़ता है। मतलब हमको अंत में रिपब्लिक होकर के ही रहना पड़ता है, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमको खुद से रहने के लिए। इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम दूसरों पर निर्भर मत रहो, खुद से कुछ करो। फिर वो उसको समझाता हुआ बोलता है कि सब लोग ग्रेट अचीवमेंट के पीछे कितना भागते हैं, लेकिन उनको अपने सपने के पीछे भागने दो, ये तो मेरे बिजनेस में से नहीं है। फिर वो उसको बोलता है कि वेंग जी मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। उसके बाद जब वो जा रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत जबरदस्त धमाका हो जाता है जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होता है। उसके आगे देखिए क्या होता है। फिर वो ये सब धमाका देख के बहुत ही चौंक जाता है और उसके मन में पता नहीं क्या क्या ख्याल आते हैं कि ये क्या हो गया, अचानक से पता नहीं क्या हो गया। वहाँ पे बहुत तेज रोशनी हो जाती है और जो बहुत जबरदस्त धमाका हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उछल के दूसरी जगह गिर जाते हैं, जैसे कि उनको कोई बहुत जोर से धक्का दिया हो और उनके बहुत ही चोट आ जाती है। उसके बाद उनमें से कुछ लोगों के मुंह से तो खून आने लग जाता है और उनकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है, उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उस धमाके से वोंग जी को तो कुछ होता नहीं है, लेकिन उसका दोस्त है वो गिरने लग जाता है। जब वो गिरता है तो गिरने से पहले ही वो वोंग जी होता है वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद वो उसको गिरने से बचाने के लिए उसका शर्ट पकड़ता है। उसके आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वोंग जी फाइनली उसको गिरने से बचा ही लेता है क्योंकि उसने उसका शर्ट पकड़ा होता है और वो बच जाता है। उसके बाद जो सीन होता है वो बहुत ही देखने लायक होता है क्योंकि ये सब धमाका होने के बाद वोंग जी की आंखें वो लाल हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और वो शेर की तरह गर्राने लग जाता है। उसके बाद जिसने धमाका किया होता है वो उसके पीछे आ जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद वो सोचने लग जाता है आखिरकार ये है कौन, किसने हमला किया है। फिर वो जो लेंग लेंगी होती है वो उस पे हमला करती है, जिसको देख के वो जो मेयर होता है शहर का वो बोलता है कि मैं तो बहुत पछता रहा हूँ क्योंकि मैं तो उसके करीब ही था, अगर मैं उसके और ज्यादा करीब होता तो मैं मारा जाता। उसके बाद ऐसे हमले से बचने के बाद वो जो मेयर होता है वो बोलता है कि अच्छा हुआ, अगर ये लिंग लेंग नहीं होता तो मुझे मरने से कोई नहीं रोक पाता और मेरे जो बॉडीगार्ड है वो भी टाइम पर मुझे जवाब देते थे। उसके बाद वो दोनों वहाँ पे बहुत बुरी तरह लड़ने लग जाते हैं। उसके बाद वो जो हमला करता है वो बोलता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, मुझे पक्का यकीन है कि वो स्टार शाइन लेवल का है और मैं भी गवर्नमेंट अफेयर्स में जीनियस हूँ और मैं जेनेटिक ग्रेड में भी हूँ, लेकिन मेरी पावर पर मुझे डायमंड लेवल तक रीच मैंने किया है, मतलब कि मैंने डायमंड लेवल पे आ चुका हूँ, ऐसी मेरी ज़बरदस्त पावर है, लेकिन फिर भी वो बहुत मजबूत है। उसके बाद वो बोलता है कि लेकिन जो डायमंड लेवल होता है वो भी बहुत हाई होता है, फिर भी डेमन ने यहाँ पे किसने भेजा। उसके बाद वो बोलता है कि लेकिन ये हाल की घटनाओं से ही संबंधित है, मतलब कि मैं तुम्हें शायद जानता हूँ। उसके बाद वो वहाँ से बिजली के झटके की तरह भाग जाता है। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वो जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो बोलते हैं कि रुको, उसको जाने मत दो, उसको पकड़ो जल्दी से, वो कैसे बिजली की तरह जा रहा है। उसके बाद वो जो लिंग लेंगवान होती है वो एमराल्ड सिटी के मेयर को बोलती है कि वो जो बंदा है वो आया बिजली की तरह और सबको मारे बिना वहाँ से भाग गया, मतलब वो पब्लिक में आया और पब्लिक के रूप से वो सबकी हत्या किए बिना वहाँ से चला गया। क्या
एमराल्ड सिटी के ये जो बॉडीगार्ड्स है ये ऐसे ही हैं। उसके बाद वो जो मेयर होता है वो शर्मा जाता है और बोलता है, उसके बाद वो जो मेयर होता है वो बोलता है कि नो मैडम, आप समझ सकते हैं, आप जानते ही हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो एमराल्ड सिटी है इसमें यूनियन कॉन्फ्रेंस होने वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्मी है वो वहीं पे हमने तैनात कर दिया है ताकि कोई बाधा ना आए, इसलिए आप समझ ही सकते हैं अब मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन फिर भी आप हमारे साथ है तो हमें डरने की क्या जरूरत है। और आपके जैसा ज़बरदस्त इलाइट क्लास का मतलब कि जो जेनेटिक ग्रेड का है या उससे ऊपर का अगर बंदा हमारे साथ है तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सबसे शक्तिशाली है, इसलिए हमें हमारी आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती। आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उसके बाद वो ये सब सुन के हंसने लग जाती है, ही। उसके आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वो जो होती है वो बोलती है कि इधर तो कुछ और ही दिलचस्प दिख रहा है, क्योंकि वो जो लड़का होता है वो अपने दोस्त की मदद करता है और उसको देखकर वो बोलती है कि ये तो बहुत ही दिलचस्प है। उसका खून, और वो घायल हो गया, इतना घायल हो गया और उसका खून बहने के बावजूद भी वो अपनी रक्षा ना करके दूसरों की सेफ्टी पे ध्यान दे रहा है। ये कितनी अच्छी बात है, ये बहुत ही दिलचस्प है, मैं इससे जाके मिलना चाहूँगी। उसके बाद उसकी तरफ वो लड़का होता है और बोलता है कि मिस लिंग लेंग्यू, मैं बहुत ही जीनियस लड़का हूँ और मैं पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली मतलब कि जीनियस हूँ और मेरे जैसा कोई भी कॉलेज में नहीं है, इसलिए मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और मैं कल भी आपके लिए आया था और इवेंट में आपको बधाई देने गया था। इसके साथ ही पूरे कॉलेज में मैं ही हूँ जो हाईएस्ट जेनेटिक ग्रेड वाला लड़का है। उसके बाद वहाँ पे जितने भी लड़के और लड़कियाँ होती है वो बोलते हैं कि मिस लिंग लेंग्यू, हम सब आपके डिपेंडेंट्स बनना चाहते हैं, मतलब कि हम सब आपके आश्रित बनना चाहते हैं। और फिर वहाँ पे एक लड़का होता है वो बोलता है कि मी टू, और एक लड़का होता है वो बोलता है कि हाँ मैं भी बनना चाहता हूँ। फिर वहाँ पे जो लड़के होते हैं वो उसको बोलने लग जाते हैं कि मैं आपका बहुत बिग फैन हूँ और मैं आपके फ़ोटोग्राफ के लिए मैंने आपकी फ़ोटो भी रख रखी है। उसके बाद एक लड़का बोलता है कि हमारी फैमिली में किसने एक वैम्पायर से शादी की थी। फिर वो पूछती है कि आप जानते हैं कि डिफरेंट डिपेंडेंट्स ग्रेड कितने होते हैं, मतलब ये जो डिपेंडेंट जेनेटिक ग्रेड्स है वो कितने प्रकार की होती है। फिर वहाँ पे जो लड़के होते हैं वो बोलते हैं कि ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि एक वैम्पायर की जो जेनेटिक है वो उसकी कंपेबिलिटी का मिलान करती है। उसके बाद वो बोलता है कि ह्यूमन काइंड एक कमज़ोर जाती है, मतलब कि ये कमज़ोर काइंड है, मतलब वो हमारी जो वैम्पायर्स लोग होते हैं वो उसकी कंपेबिलिटी को सहन नहीं कर पाते हैं। मतलब कि अगर वैम्पायर उन पे कृपा कर देते हैं तो उस प्रक्रिया में होने वाली जो जादुई शक्ति है उसका वो ह्यूमन लोग कंपेबिलिटी मतलब कि उसको सहन नहीं कर पाते हैं और वो मर जाते हैं। इस प्रकार ह्यूमन के जन्म के वक्त जो ह्यूमन होता है उसको डिफरेंट जेनेटिक ग्रेड्स दिए जाते हैं। फिर वो समझाता हुआ बोलता है कि जो जेनेटिक ग्रेड होती है वो 5 प्रकार की होती है। एक तो सबसे हाईएस्ट ग्रेड होती है जिससे हमें उस जो जेनेटिक होती है उससे वैम्पायर के साथ मिलने का बहुत ही बड़ा मौका रहता है, मतलब कि उस पर आश्रित होने का, मतलब कि उस पर डिपेंडेंट होने का बहुत बड़ा मौका रहता है अगर ग्रेड हाईएस्ट हो। जैसे कि मेरी जेनेटिक ग्रेड 90% है, मतलब कि मेरी जेनेटिक ग्रेड है वो ए है, इसलिए मेरी सक्सेस रेट है वो 90% होगी। और इसके अलावा मुझे जो जेनेटिक ग्रेड ई है उससे कंपेयर किया जाए तो उनकी जो सक्सेस रेट होती है वो 10% होती है। और वो अगर बात चाहे मन में कि हम वैम्पायर से जुड़ने की कोशिश करें तो ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी, मतलब कि ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात होगी। उसके बाद जो लिंग लेंगी होती है वो हंसने लग जाती है और उसको बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा समझाया लेकिन तुम वहाँ पे एक पॉइंट को भूल गए। उसके बाद वो उसको बोलती है कि तुमने जो मुझे एग्जाम्पल दिए हैं वो केवल जो सामान्य वैम्पायर्स होते हैं उन पर लागू होते हैं, मेरे जैसे सबसे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट जेनेटिक ग्रेड वालों पर लागू नहीं होते क्योंकि मैं कुलीन वर्ग की हूँ। तुम जो कुलीन वर्ग का होता है उसके लिए कोई सीमा नहीं होती, तुम शायद ये नहीं जानते। तब वो बोलता है कि जब एक प्योर ब्लड वाला वैम्पायर होता है वो अनुग्रह प्रदान करता है तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो ह्यूमन है उसका जेनेटिक ग्रेड कितना है, वो उसके लिए ज़रूरी नहीं होता। इसके लिए सक्सेस रेट हमेशा 100% होनी ज़रूरी होती है। और यही कारण है कि जो प्योर ब्लड वाले वैम्पायर होते हैं वो हमारी तरह कुलीन होते हैं और यही कारण है कि हम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, मतलब कि हम बहुत पावरफुल हैं। फिर उस वैम्पायर को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम बस अपने जेनेटिक ग्रेड के कारण ही मजबूत हो? जब तुम वैम्पायर बन जाते हो तो सब कुछ एक वर्ग में चला जाता है, तुम ये सब समझ नहीं पाए।
मुझे इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है, निकल जाओ तुम। उसके बाद वो बोलती है कि सो टेल मी, तो तुम मुझे बताओ। फिर वो बोलती है कि मुझे विचार करना पड़ेगा कि मैं तुझे कूड़ेदान में डाल दूं या ना डाल दूं, मतलब कि मैं तुझे डस्टबिन में डालने का सोच रही हूँ। उसके बाद वो खुद को कचरा सुन के बहुत भयंकर डर जाता है और सोचता है कि अरे मेरी किस्मत तो सबसे खराब निकली, ये क्या बोल दिया उन्होंने मेरे लिए। उसके बाद वो बोलता है कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो सिलेक्शन से एलिमिनेटेड हो गया, मुझे और कुछ भी नहीं कहा लेकिन मुझे कचरा कहा। क्या मैं उनकी नज़रों में बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ, मतलब कि मैं उनकी नज़रों में कचरा बन गया हूँ। अब तो मेरी किस्मत जैसी किसी की किस्मत नहीं होगी, अब जीने का कोई मतलब नहीं है मेरा। फिर वो जो लड़का होता है वो उसके हाथ से चाकू को है वो फेंक देता है और वो बोलता है कि ये मत करो, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या। फिर उसको बोलता है कि फक, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम वैम्पायर पर आश्रित नहीं रह सकते। अगर तुम वैम्पायर पर आश्रित नहीं होगे हो तो क्या हुआ, तुम एक खुद का बिजनेस शुरू करके एक बढ़िया जीवन जियो, अपने अच्छी लाइफ जियो। उसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेंटलिटी बीमार हो, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम सिर्फ इसलिए मर्डर कर रहे हो, मतलब कि तुम इसलिए सुसाइड कर रहे हो क्योंकि एक लड़की ने तुमको रिजेक्ट कर दिया और तुम्हारी बेइज्जती कर दी, क्या तुम पागल हो। और उसके बाद फिर अचानक धमाका हुआ और एक आदमी है वो धुएं में बदल गया। और उस दिन पता नहीं क्या हो गया था, मैं अच्छा हुआ मैं निकल गया ताकि मैंने एक बंदे की जान बचा ली, वरना पता नहीं उस बंदे का आज क्या होता। फिर वो बोलता है कि ये वो लोग हैं जिनको इस लड़के की बजाय मानसिक शरण में होना चाहिए, ये इतना पागल क्यों और इतना दुखी क्यों नहीं है, उसने रिजेक्ट कर दिया तो। फिर वो उसको बोलता है कि तुम पागल हो, तुम कुछ नहीं समझते हो, तुमने मुझे मरने से क्यों रोक दिया, तुमने मुझे सुसाइड क्यों करने नहीं दिया, सबसे पहले मैं तुझको मारूंगा फिर मैं खुद सुसाइड कर लूंगा। उसके बाद जैसे वो जंप करता है उसको मारने के लिए तो वो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो उससे मरने से बच जाता है। और फिर जब वो नीचे गिरता है तो उसको बहुत दर्द होता है, उसके चोट आ जाती है और वो रोने लग जाता है। उसके बाद वो जो वैम्पायर होती है वो उस लड़के के पास आती है और जो उसके होठ पे लगा हुआ खून है उसका देखिए आगे क्या करती है। पहले तो वो उसके होठ के लगे हुए खून को छूती है, उसके बाद में वो उसके होठ पे लगे खून को अपने हाथ अंगुली पर ले लेती है। उसके बाद वो उसके खून को चट कर जाती है और बोलती है कि टेस्टी, आज रात तुम मेरे घर पे चलो, मैं तुम्हारा और खून पीना चाहती हूँ, ठीक है। फिर वो बोलती है कि तुम जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हो तुम सबके पास मेरे घर का एड्रेस है, आज रात आ जाना, मैं सेकंड चेंज कर लूंगी कि दूसरा नंबर किसका है, जिसका मतलब है री एग्जामिनेशन। फिर वो दोनों होते हैं वो उसको देखने लग जाते हैं और उस लड़के के तो पसीना ही आने लग जाता है। फिर वो मेयर बोलता है कि जो लोग योग्यता के अनुसार चयन हुए हैं वो आज रात 8 बजे सिटी हॉल में आ जाना और इकट्ठे हो जाना, अगर कोई एब्सेंट रहा तो उसकी जगह छीन ली जाएगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये बहुत सुनहरा मौका है, ये गोल्डन चांस है, देख लेना। फिर वो बोलता है कि मेरा इंतजार करो, अगर वो चीज़ चली गई तो मैं बहुत खतरे में पड़ जाऊंगा, ध्यान रखना मेरी बात को सब लोग। फिर वहाँ पे सब लोग खुशी मनाने लग जाते हैं और बोलते हैं कि री एग्जामिनेशन होगा, अब मज़ा आ जाएगा, चलो जल्दी से सिटी हॉल में चलते हैं। फिर वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं वो बोलते हैं कि अगर हम आश्रित बन गए तो मज़ा ही आ जाएगा, हम जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पे हम आश्रित बनने के योग्य हैं, हमें पार्टिसिपेट करके आश्रित बनना है। फिर वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि ये लोग इस लड़की के साथ सेक्स करने के लिए कितना ज़्यादा तड़प रहे हैं। फिर वो बोलता है कि मैं भी खड़ा था डी, क्या मुझे इसके लिए जाना चाहिए। फिर उसका प्रिंसिपल बोलता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ वोंग जे की वजह से खड़ा रह पाया, ऑफ कोर्स तुम्हें जाना चाहिए, तुम जाओ। फिर वो उसको बोलता है कि आई मीन प्रिंसिपल सर। फिर वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि प्रिंसिपल, मुझे लगता है वो प्रिंसिपल का बेटा है क्योंकि वो दोनों सेम ही दिखते हैं। फिर उनका प्रिंसिपल बोलता है कि प्लीज़ उन लोगों को भेजो जो हॉस्पिटल में घायल है और बाकी जो लोग हैं वो सब मेरे साथ हो, मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। फिर वो सब मीटिंग रूम में आ जाते हैं और वो हर बच्चे को एक कार्ड देता है जिसमें वो बोलता है कि इसमें साइन करो। फिर वो बोलता है कि हमें इस पर साइन करना है, नहीं हम किसी के एग्जामिनेशन कॉन्टेक्ट का खुलासा नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कर सकता। उसके बाद उसको एक पेपर दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि डेथ वेवर, मतलब उन सबको वो जो पन्ना दिया जाता है जिसपे वो बोलता है कि साइन कीजिए वो उनको दिखाया जाता है और वो उसको पढ़ता है और उसके बाद वोंग जे क्या बोलता है देखिए। फिर वोंग जी उस पन्ने को पढ़ता है और बोलता है कि फक, ये तो री एग्जामिनेशन है, इस पे हमको साइन क्यों करवाया जा रहा है, इस हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारी जान को बचाना। लेकिन इस पन्ने को देखकर ही मुझ में डर भर जाता है। उसके बाद वोंग जी प्रिंसिपल को बोलता है कि प्रिंसिपल सर, क्या मैं इसको खुद से जब्त कर सकता हूँ।
फिर उसका प्रिंसिपल उसको बोलता है कि जब्त नहीं, बहुत देर हो चुकी है, अब तुम इसको जब्त नहीं कर सकते, तुम बहुत ज्यादा लेट हो गए हो। मिस लिंग लेंग्यू ने तुमको पहले ही देख लिया है और उसने पर्सनली तुमको इनवाइट भी किया है वहाँ पे जाने के लिए, और अगर तुम वहाँ पे नहीं जाते हो तो तुम उसके ऑर्डर को नकार रहे हो। उसके बाद उसका प्रिंसिपल उसको बोलता है कि तुम एक छोटे शहर के कमज़ोर लड़के हो और अगर तुम प्योर ब्लड वैम्पायर्स का ऑर्डर नकारोगे तो बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे, मतलब कि तुम बहुत ही पछताने वाले हो। क्या तुम वाकई में उनके परिणामों का गंभीर परिणाम देखना चाहोगे? फिर वो वापस अपने प्रिंसिपल को पूछता है कि क्या सर, वापस ये गंभीर परिणाम होंगे? फिर उसका प्रिंसिपल को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम बहुत ही दिखावटी बन रहे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा शिकायत कर रहे हो और तुम बहुत ही ज़्यादा झिझक रहे हो, मैं तुमसे पहले ही बीमार हो चुका हूँ। फिर वो बोलता है कि अगर तुम री एग्जामिनेशन नहीं देना चाहते तो मत दो, और इसके बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे, तुम अपना और अपने परिवार का सब कुछ खो बैठोगे और तुम्हें वहाँ पे नौकरियों की लाइन में सबसे आगे ही आगे लगना पड़ेगा। और अगर तुम और तुम्हारा परिवार में जेनेटिक बहुत ही लो मिला, अगर वीक जेनेटिक मिला तो तुमको आर्मी में भी नहीं लिया जाएगा और तुमको कारखानों में, मतलब कि अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज में एकदम लो लाइफ में डाल दिया जाएगा और तुम्हारी जो हालत होगी वो बहुत खराब हो जाएगी। फिर वो उससे पूछता है कि आर्मी, मिलिट्री, लो लाइफ वर्कर्स, ये क्या है? निम्न स्तर, मतलब कि लो एवरीथिंग, सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप क्या बोल रहे हैं? उसके पसीना आने लग जाता है। ये री एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है और ऐसा चांस बहुत ही कम मिलता है, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग दिखावा कर रहे हैं और इसे पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन मैंने, हमारे जैसे लोग जो कि बहुत ही मजबूत होते हैं, उन्होंने साइन कर दिया है और हम इसमें पार्टिसिपेट लेंगे, वो भी प्री ब्लड वैम्पायर्स के लिए, मतलब कि प्योर ब्लड वैम्पायर्स के लिए। और देखिए प्रिंसिपल, मैंने इस पे साइन कर दिया है, डरपोक कहीं के। फिर वो बोलता है कि मेरी हिम्मत है वोंगजे, तुम इसमें ना जाओ, और अगर तुम इसमें गए तो हमारी आमने सामने की लड़ाई होगी जिसमें मैं तुम्हारा कचुम्बर बना दूंगा, तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर वो उसको बोलता है कि अगर तुम एग्जामिनेशन में भाग नहीं लेना चाहते तो तुम क्यों जानबूझकर हार क्यों नहीं जाते, और अगर तुम हार भी जाते हो तो तुम्हारी ही ज्यादा अधिक संभावना होगी, क्योंकि लिंग लेंग्यू ने तुमको ही रात को इन्वाइट किया है वहाँ पे जाने के लिए। फिर वो उसका और साथी वहाँ से हंस हंस के चले जाते हैं और फिर वो प्रिंसिपल वोंगजे को क्या बोलता है देखिए। फिर जब वो तीनों लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो दरवाजे को बंद कर देते हैं तो वोंगजे, उसका दोस्त और उसके डैड है, वो उसको उन तीनों को देखने लग जाते हैं। फिर वेनचांग अपने डैड को बोलता है कि डैड, क्या मुझे इस पर साइन करने चाहिए? फिर उसका डैड उससे पूछता है कि क्या तुम उनका आश्रित बनना चाहोगे? वो जो प्योर ब्लड वैम्पायर्स है, अगर तुम उनका आश्रित बनना चाहते हो तो तुम इस पे साइन कर सकते हो। फिर वो अपने डैड को बोलता है कि नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास वीक बॉडी है और मेरे पास लड़ने की पावर भी नहीं है, इसलिए डैड मैं भी इसको जब्त करना चाहता हूँ, मैं भी लड़ना नहीं चाहता। उसके बाद वो अपने डैड को उसके बाद उसका डैड उसको बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है बेटा। फिर वो वोंगचेंग होता है, वो बोलता है कि डैड आप भी ऐसा करने लग गए। उसके बाद वो उस प्रिंसिपल को बोलता है कि प्रिंसिपल, आई मीन मिस्टर वेन, मैं भी इसको वास्तव में प्राप्त नहीं करना चाहता। क्या ये इतना खतरनाक है? अगर ये इतना खतरनाक है तो इतने सारे लोग सिलेक्शन का प्रयास क्यों कर रहे हैं? मतलब इतने सारे लोग हैं, वो इसमें सिलेक्शन क्यों लेना चाहते हैं? क्या राज है इसका? क्या वो लोग जीना नहीं चाहते? फिर प्रिंसिपल बोलता है कि ठीक है, सबसे पहले सुनो, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे लग रहा था कि वो जो लिंग लेंग्यू है वो कुछ ना कुछ योजना बना रही है तुम लोगों के लिए। मुझे लग रहा था वो मन ही मन कुछ ना कुछ सोच रही है, और मैंने सोचा नहीं था कि मेरा जो बेटा है वो भी सिलेक्शन के लिए होगा। फिर वो बोलता है कि कौन जानता था, चलो ठीक है, बहुत हो गया, अब मैं आप सबको बता देता हूँ कि क्या राज है। फिर वो उन दोनों को बोलता है कि वैम्पायर और वैम्पायर का आश्रित होना सबसे शानदार होता है, कोई भी ऐसी स्थिति का मुकाबला नहीं कर सकता। और जहाँ तक कि प्योर ब्लड के कुलीनों का आश्रित होने की बात है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मतलब कि ये बहुत ही विशेष है। जो उनका कुलीन हो गया मतलब कि वो बहुत बड़ा वैम्पायर बन जाएगा। चलो ठीक है, मैं तुमको एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ कि जो वैम्पायर्स होते हैं उनके पास ह्यूमन की नगरपालिका को शासन करने की शक्ति होती है। वो अपना पैसा बांटते हैं और मिलिट्री को कंट्रोल करते हैं। वे प्राइवेट मिलिट्री भी बना सकते हैं और वहाँ पर रुक सकते हैं, मतलब वे जहाँ चाहे वहाँ पर रुक सकते हैं, घर बना सकते हैं। इस तरह वैम्पायर्स के लिए वो एडवोकेट के रूप में काम करते हैं। अब तुम ही बताओ मुझे कि एक पावरलेस सिटीजन नेशनल गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे लड़ सकता है?
फिर वो इन सब बातों को सुनकर चौंक जाता है और बोलता है कि क्या प्राइवेट आर्मी और वो पैसों को भी बांटते हैं, ये कैसे पॉसिबल है भाई। फिर वो बोलता है कि क्या तुम तानाशाही की बात कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि इस उम्र में, क्या तुम इस उम्र में भी नहीं जानते। वाह यार, तुम्हें इस उम्र में जानना चाहिए कि पूरी दुनिया पर शासन करने वाले मतलब कि किंग जो है पूरी दुनिया के, वो 7 किंग है जो कि 7 वेम्पायर्स है, और उन 7 राजाओं के नीचे 7 वेम्पायर्स है, मतलब कि उन 7 राजाओं के नीचे बहुत सारे राजा हैं जो कि वेम्पायर्स की शक्ति का पता लगा सकते हैं। उनके पास ऐसी पॉलिटिकल पावर है जिनसे वो पता लगा सकते हैं कि वो जो वेम्पायर्स है वो मजबूत है या कमजोर। प्योर ब्लड कुलीन, जिसका ऑर्डर आज तुमने नकारने की कोशिश की, क्या तुम जानती हो वो भी शाही है और उन 7 राजाओं में से एक है। वो बहुत जबरदस्त है और वो बेरन की लड़की है, मतलब वो जो बेरन क्यू की लड़की है और वो हमारे डिस्ट्रिक्ट पर राज करती है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या अब तुम समझ रहे हो। फिर वो बोलता है कि आई सी, मैं देख रहा हूँ, और उसके हाथ में पसीना आ जाता है। फिर वो बोलता है कि दुनिया पूरी तरह से बदल गई है, मैं सिर्फ स्टडी करना चाहता था और अपनी मेहनत करना चाहता था, कड़ी मेहनत करना चाहता था। मैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ आराम से जीना चाहता था और मैं अपने डैड के हेल्थ की देखभाल करना चाहता था। ये सब कैसा है, मेरा कोई बिजनेस है। फिर वो बोलता है कि मैं इस चांस को रिजेक्ट नहीं करना चाहता, आज रात मैं जाऊंगा वहाँ पर और हार मान लूंगा, मतलब कि मैं वहाँ पे एलिमिनेटेड हो जाऊंगा और फिर घर आके सो जाऊंगा। फिर उसका प्रिंसिपल उसको बोलता है कि तुम्हें जानबूझकर नहीं आना चाहिए और तुम्हें उस गेम को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उस वेम्पायर को शक हो सकता है और वो तुम्हें मार भी सकता है। मिस लिंग लेंग्यू एक अच्छा शो चाहती है और तुम उसका शो बिगाड़ोगे तो वो तुम्हें मार डालेगी। फिर वो दोनों सोचने लग जाते हैं कि अब इसको शो कैसे दिखाया जाए और वो दोनों प्रिंसिपल की तरफ देखने लग जाते हैं। तुम लोग उसको वो शो दिखाओ जो वो देखना चाहती है, और अगर उसका मूड खराब हो गया तो क्या तुम्हें लगता है कि वो तुमको ऐसे ही जाने देगी या सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। फिर वो बोलता है कि आई सी, मैं समझ गया, हमको सबसे पहले तो अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, मेरे को और वेनचांग को सबसे बढ़िया प्रदर्शन करना चाहिए सिलेक्शन के टाइम। फिर जब हम हारने वाले होंगे तो हमको हार जाना चाहिए, मतलब दुर्घटना से पहले हमको हार जाना चाहिए, ये सही होगा, है ना। फिर वो प्रिंसिपल बोलता है कि हाँ ये सही है, दैट्स राइट। उसके बाद वो वेनचांग होता है, वो अपने डैड से पूछता है कि डैड, आपके पास ऐसा कोई आइडिया है जिसमें हमको री एग्जामिनेशन में कोई अच्छा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? अगर ये एग्जामिनेशन मैथ, साइंस या फिजिकल में से कुछ होगा तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा। अगर ये फिजिकल कॉम्बैट में हुआ तो मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि मेरे में तो बिल्कुल भी ताकत नहीं है। उसके बाद वो प्रिंसिपल बोलता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि एक्चुअली में इतने सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो ग्रेट वेम्पायर है वो यहाँ पे आया है और सिलेक्शन के लिए बोल के गया है, लेकिन वो कई जगह भी जा चुकी है और वहाँ मुझे लगता है कि ज़्यादा अलग अलग जगहों से भी वहाँ पे लोग आने वाले हैं, इसलिए तुम लोग ही डिसाइड कर लेना कि क्या होने वाला है और क्या नहीं। फिर वो प्रिंसिपल वोंगजे को बोलता है कि तुम अभी अभी अपने मुझे कुछ कॉम्बैट स्किल्स दिखा दो वोंगजे, ताकि मैं अनुमान लगा सकूँ कि आगे क्या होगा, ताकि मुझे ये भी पता चल जाए कि क्या तुम मेरे बेटे की सेफ्टी करोगे, मतलब मेरे बेटे की रक्षा करोगे और सही सलामत उसको घर पे ले आओगे। फिर वो बोलता है कि मैं वेन फैमिली की सारी संपत्ति और सेविंग्स मैं तुमको दे दूंगा, बस तुम मेरे बेटे को वापस सही सलामत लेके आ जाना। फिर वो प्रिंसिपल को बोलता है कि मैं बड़ी मुश्किल से ही अपनी सेफ्टी कर सकता हूँ मिस्टर वेन, तो आपके बेटे की क्या करूँगा। फिर वो उससे पूछता है और बोलता है कि क्या आपको ये नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप कहना चाहते हैं कि वेन चैंग एक आश्रित नहीं बने, लेकिन मुझे ऐसा याद आ रहा है कि आपने एक बार कहा था कि आश्रित बनना एक अच्छी बात है, क्या आपने ऐसा कहा था ना मिस्टर वेन। फिर वो उसको वापस पूछता है कि तब क्या तुम आश्रित क्यों नहीं बनना चाहते, तुम मुझे ये बता दो कि तुम क्यों आश्रित नहीं बनना चाहते, तुम मुझे इतने सवाल पूछ रहे हो। फिर वो बोलता है कि बस आप यही सोचो कि ये किसी और के द्वारा कंट्रोल की जाने वाली बात नहीं हो सकती। फिर वो वोंगजे को बोलता है कि जब तुम एक आश्रित बन जाते हो तो तुम इस दुनिया में मौजूद नहीं रहोगे। फिर वोंगजे प्रिंसिपल से पूछता है कि आपके कहने का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन। आश्रित बनने के बाद तुमको ये एहसास होगा कि तुम्हारी जो फीलिंग्स है और तुम्हारी जो कॉम्बैट स्किल्स है वो सारे धुएं की तरह उड़ जाएंगे और तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम मिरर के चारों ओर से घिरे हुए हो और तुम बोलोगे कि मैं देखने में असमर्थ हूं और मैं देख नहीं पा रहा कि मेरे आगे क्या है और पीछे क्या है। उस पल से तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात होगी,
तुम्हारा मास्टर जो कि एक वैम्पायर है। गाइस आपको ये मांगा कैसी लग रही है जरूर बताना। आपने कमेंट सेक्शन में जैसे ही कहा वैम्पायर कॉमिक एक्सप्लेन करो, मैंने अगले दिन तुरंत वैम्पायर कॉमिक एक्सप्लेन कर दी। गाइस प्लीज सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को। फिर इस सीन में हमको दिखाया जाता है कि उस टाइम तुम्हारे दिमाग में यही बात होगी कि तुम सिर्फ और सिर्फ मास्टर के लिए काम करो और हर चीज को भूल जाओ। मास्टर ही तुम्हारा सब कुछ है, तुम जीते भी हो तो मास्टर के लिए जियो और तुम अपने दोस्तों परिवार को सबको भूल जाओ और उनको मार डालो। बस तुमको यही बात दिमाग में घूमती रहेगी आश्रित बनने के बाद। फिर वेंग जे उसको पूछता है कि क्या वो इंसान है। फिर वो बोलता है कि डिपेंडेंट, निर्भर। चलो ठीक है, मैं आज के बाद कभी भी आश्रित नहीं बनूंगा, मतलब मैं कभी भी जिंदगी में आश्रित नहीं बनूंगा। फिर वो बोलता है कि मैं एक इंसान हूँ और मुझे अपने डैड का बार्बर वाला काम ही चलाना है। मैं एक फक डिपेंडेंट नहीं बनना चाहता कि मैं हूँ वोंग जे और मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि सबसे पहले मुझे तो लगा कि जो दुनिया है वो एकदम पहले जैसी है, लेकिन ये तो सच में ही वैम्पायर्स की दुनिया बन गई। उसके बाद वो बोलता है कि मैं दुनिया में मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टडी करना चाहता था और कड़ी मेहनत करना चाहता था। मैंने अपने डैड की बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और पैसे कमाए। फिर वो सोचता है कि मैं किंग्स बार्बर का बार्बर बनना चाहता था और मैं नॉर्मल जीवन बिताना चाहता था। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है उस वैम्पायर का। वो उस वैम्पायर के पास बैठा रहता है और बोलता है कि मैंने सब कुछ किया। फिर वो वैम्पायर बोलती है कि अच्छा। उसके बाद वो वैम्पायर उसको बोलती है कि डियर डिपेंडेंट, मैं क्या तुम्हें ग्रेस करना स्टार्ट कर दूं। फिर वो बोलता है कि क्या तुम इस तरह बारी बारी मुझे ग्रेस करोगी। उसके बहुत बुरी तरह पसीना आने लग जाता है। उसके बाद वो वहाँ पे इतनी बुरी तरह हिल जाता है, मतलब उतनी बुरी तरह वो परेशान हो जाता है कि वो एकदम बर्फ की तरह जम जाता है और वो हिलने की कोशिश भी नहीं करता। लेकिन वो इतना भयंकर परेशान हो जाता है उस वैम्पायर से कि क्या बताऊं। उसके बाद वो वैम्पायर्स को बोलती है कि वोंग जे मुझसे और सब्र नहीं होता, मैं सब्र से बाहर भाग रही हूँ, अब तो तुमको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो उसको नीचे गिरा देती है और वो बोलती है कि अब हमको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद वोंग जे बोलता है कि नहीं नहीं रुक जाओ। उसके बाद वो बोलता है कि रुक जाओ, जल्दी रुक जाओ, ऐसा मत करो। उसके बाद वो बोलता है कि मेरी मदद करो। फिर वो बोलता है कि अगर मुझे पता होता कि इस तरह चीजें बदल जाती तो मैं बस होता। उसके बाद वो बोलता है कि मैं वहीं पे मर गया था। उसके बाद हमको दिखाया चांदनी रात को। चांदनी रात में वो भूतों वाली रात होती है और उसमें जो चमगादड़ होती है वो आ रही होती है। फिर हमको एक दिखाया जाता है एक घर का सीन जिसमें उसका री एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद हमको सीन दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि आश्रितों के चयन के लिए लिंग लेंग्यू की री एग्जामिनेशन में आपका स्वागत है। उसके बाद वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन वाला होता है, वो बोलता है कि मैं हूँ बटलर आर। आज रात यहाँ पे कम से कम 58 पार्टिसिपेंट्स आए हैं और तुम लोगों में से कम से कम 20 लोग ही लिंग लेंग्यू के रूम में जा सकते हैं और चैलेंजेस और चुनौतियों को पार करने के बाद आप लोगों को प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा, मतलब कि आपको लड़ाई करने का मौका मिलेगा। उसके बाद वो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बोलता है कि आप जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है सबकी सब जीनियस है और इलाइट्स है। मैं आई होप कि आप सब लोग अपना सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे मिस लिंग लेंग्यू के एक्साइटिंग परफॉर्मेंस के लिए। उसके बाद वो जो दोनों दोस्त होते हैं वो बोलते हैं कि कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, मतलब कि मुझे लगता है कि पूरे शहर की भीड़ यहाँ पे जमा हो गई है। उसके बाद वो मुझे याद करता है कि उसके प्रिंसिपल ने उसको क्या कहा था। वो बोल रहा था कि री एग्जामिनेशन को पास करने के लिए कम से कम 2 से 3 स्टेज होंगे और मुझे मेरा जहाँ तक नॉलेज है कि वो जो लिंग लेंग्यू है उसको हर तरह की गेम पसंद है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको गेम दिखाओ। मुझे नहीं लगता कि वो एक गेम से ही खुश हो जाएगी, एक राउंड उसको खुश करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। उसके बाद वोंग जे मनी मन सोचता है कि मुझे सबसे पहले मिशन से गुजरना होगा। अगर मैंने वो नहीं पार किया तो हम फेंक दिए जाएंगे, वो भी कचरे की तरह है। उसके बाद वो वापस वन में सोचता है कि चलो ठीक है, सबसे पहले मेरा मिशन है पहला, उसको मुझे पास करना ही होगा किसी भी हालत में।
उसके बाद वो मन में सोचता है कि पास होने के लिए मतलब 58 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 20 लोग पास होंगे। पासिंग रेट आधा भी नहीं है, लेकिन पासिंग रेट उसका आधा होना चाहिए था 29, लेकिन ये तो 20 ही है, इसलिए पासिंग रेट आधा भी नहीं है। इसलिए मुझे कड़ी मेहनत करके फर्स्ट स्टेज पार करना ही होगा। उसके बाद वहाँ पर जो बंदे खड़े होते हैं उनमें से एक बोलता है कि मिस्टर आर, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, हमारे ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट होगा, जल्दी शुरू करो। मैं मिस लिंग लिंग को देखे बिना नहीं रह सकता, जल्दी शुरू करो। उसके पास वाला बंदा होता है वो बोलता है कि हाँ मैं भी, जल्दी शुरू करो। फिर वहाँ पर जितनी भी भीड़ खड़ी होती है वो बोलने लग जाती है कि हाँ यही मेरा विचार है, जल्दी शुरू करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। वो जो लड़की खड़ी होती है वो भी बोलती है कि हाँ जल्दी शुरू करो। सब लोग बोलते हैं कि जल्दी शुरू करो, हम रुक नहीं सकते। उसके बाद वो बोलता है कि री एग्जामिनेशन तो पहले ही शुरू हो चुकी थी। एक्चुअली में जिस मोमेंट पे आपने अपनी संपत्ति पे कदम रखा आप लोग, मैं वही देखना चाहता था कि तुम सब लोग बिना परमिशन के शोर या हल्ला मचाते हो, इसलिए तुम सब लोग हार गए हो। फिर वो बोलता है कि तुम सब लोग एलिमिनेटेड हो गए हो, तुम सब हटा दिए गए हो। फिर वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं उनमें हलचल मच जाती है। वो बोलती है कि वो व्हाट, क्या हो गया ये। फिर वो एक बंदा बोलता है कि व्हाट द फक, क्या हो गया, ये गलत है, ये क्या हो रहा है, क्या रूल है हमारे, बताओ मैं, हमने क्या गलती कर दी जो तुम लोग हमको एलिमिनेटेड कर रहे हो। उसके बाद वो बोलता है कि आश्रित बनने का सबसे पहला एक कदम है कि आप सबको हमारी बात सुननी चाहिए और उसको समझना चाहिए और हमारी बात का पालन करना चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए। एक नौकर बनने के बाद अपने मालिक की परमिशन के बिना जब तुम शोर मचाते हो तो वो मालिक की इंसल्ट होती है और ये मालिक को बिल्कुल भी सहन नहीं होता। तो अब आप सबको कोई परेशानी है। फिर उनको मारने के लिए जब वो बंदे उनकी तरफ बढ़ते हैं तो वो बहुत डरने लग जाते हैं और उनके पसीना आता है। वो बोलते हैं कि वो तुम लोग कौन हो, हमारी हिम्मत नहीं है तुमसे लड़ने की, कौन हो तुम लोग, हमको मारो मत। फिर वो अपने नौकर से पूछता है कि उनमें से कितने लोगों ने बात की और शोर मचाया। फिर वो जो नौकर होता है वो बोलता है कि 32 पीपल्स, मतलब कि 32 लोगों ने बात की और शोर मचाया। फिर वो बोलता है कि अच्छा, तो आधे से ज्यादा ने गलती कर दी। फिर उसका नौकर उसको वापस बोलता है लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने शोर नहीं मचाया, लेकिन संपत्ति में कदम रखने के बाद उन लोगों ने फुसफुसाया और थोड़ी थोड़ी कुछ बात की थी। फिर वो बोलता है कि आई सी, इसका मतलब है कि उनमें से बहुत लोगों को हटा दिया गया है और मेन शो तो अभी बाकी है। इसका मतलब है कि मेन शो होने के बाद जो चैलेंजेस बचेंगे उनमें से 26 लोग ही बाकी बचेंगे और 26 में से 6 बंदों को हटा दिया जाएगा, मतलब जो 6 बंदे हैं उनको हटा दिया जाएगा। आई सी, इसका मतलब ये है, ये मिस लिंग लिंग के मूड को खत्म कर देने वाला है। तो चलो ठीक है, मैंने सोच लिया कि आगे क्या करना है। फिर वो बोलता है कि 5 आदमी, आप में से 32 बंदों को नियुक्त किया गया है और उनमें से 5 आदमी ऐसे होंगे जो लास्ट स्टेज तक रुक जाएंगे। अब जो अगला स्टेज होगा वो होगा लड़ाई वाला स्टेज, मतलब कि बैटल वाला। उसमें आपको बैटल करना होगा, तब तक मैं आपको बता दूंगा कि आगे क्या करना है, तब तक आपको हटाया नहीं जाएगा। फिर वो बंदा बोलता है कि अरे वाह, सर्वाइवल बैटल, अब मजा आएगा, ये बहुत ही गोल्डन चांस है। फिर वो लड़की होती है वो बोलती है कि मुझे अब बोलना नहीं चाहिए, मुझे अब शो नहीं करना चाहिए वरना मैं मारी जाऊंगी। फिर वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, अच्छा वाह। उसके बाद वो हंसता हुआ बोलता है कि सर्वाइवल बैटल में बहुत बड़ा चैलेंज है, ध्यान रख के खेलना। फिर वो बोलता है कि अब आप सबके लिए होगी एक फ्री फाइट। आपको सर्कुलर जोन में तब तक आपके आसपास के लोगों को मारना होगा जब तक कि सर्कल के अंदर 5 लोग ना बचे हो, तब तक आप एक दूसरे को मारते रहो, एक दूसरे को खटखटाते रहो। फिर वो उनको पूछता है कि बहुत इजी है ना। फिर वो बोलता है कि जब आप सब बिना रिस्ट्रिक्शन के लड़ रहे हो। फिर ये दोनों बोलते हैं कि वो नहीं है। फिर वो वोंग जे होता है वो अपने दोस्त को बोलता है कि ये बोल रहा है कि हम एक दूसरे को मारें। फिर वेंग जे बोलता है कि ये तो हमारा लक है कि मैंने और वेंग चांग ने कुछ भी नहीं बोला, वरना अभी हम भी इस सर्किल के अंदर होते और अभी जिंदा नहीं होते, मर चुके होते। उनमें से किसी का भी एक गुस्सा भी हम संभाल नहीं पाते क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर लोग हैं। उसके बाद वहाँ पर लड़ाई की हद ही पार हो जाती है क्योंकि उसके बाद वहाँ पे एक दूसरे को चाकू से मारते हैं। एक लड़का होता है वो दूसरे लड़के को चाकू से भून देता है, मतलब उसको चाकू से भून देता है, चाकू से इतना गंदी तरीके से मारता है कि वो जिंदा नहीं बच पाता। फिर उस चाकू को खून से भरे हुए देख के वो दोनों बहुत चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या सीन है, अभी तो यहाँ पे सिर्फ लड़ाई हो रही थी, अब तो एक दूसरे को चाकू भी मारने लग गए हैं, कितना भयंकर खून खराबा हो रहा है भाई साहब।
फिर वो बोलता है कि अब देखना, अब इन 32 बंदों में से सिर्फ और सिर्फ 5 लोग ही बचेंगे आगे दौर के लिए लड़ने के लिए, लेकिन अगर आप इस दौर में भी कामयाब हो गए तो आप आगे अगले दौर को लड़ने के लिए कामयाब नहीं हो पाएंगे और आपकी एनर्जी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। फिर जो बंदा उसको चाकू की मारता है वो बोलता है कि ये सबसे आसान और सरल तरीका है, इससे कोई भी जीत सकता है। फिर वो बंदा बोलता है कि अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो मेरे पास मत आओ, मुझे उन 5 लोगों में से होना है जो कि मरने से पहले वहाँ पे बचेंगे और वो जो 5 बंदे होंगे वो अगले दौर के लिए जाएंगे, समझ गए। फिर वो बोलता है कि जो मेरे पास आएगा मैं उसको मार डालूंगा, इसलिए तुम सब लोग मेरे पास सोच समझ के आना, अगर कोई आने की कोशिश किया तो तुम लोगों का क्या हाल होगा वो देखने लायक होगा। फिर वो मुझे बोलता है कि फक, क्या ये बंदा पागल हो गया है बुरी तरह से, ये अपने साथ चाकू कैसे लेके जा सकता है, वो ये मर्डरर है, इतना मतलब हद ही पार हो गई है गाइस ये तो। फिर वहाँ पर एक लड़की गन लेके आ जाती है, यहाँ पे तो पूरी हद मतलब कि हद पार ही हो जाती है। वो बोलती है कि हाँ ऑफ कोर्स, तुम इतना अहंकारी मत बनो। फिर उसके साथ पास वाला जो लड़का वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि हे, वो हंसने लग जाती है और बोलती है कि तुम ऐसा मत समझो कि वही बंदा जीतेगा तो जो अपने साथ हथियार ले आया है, क्योंकि मेरे पास जो हथियार है वो भी नेक्स्ट लेवल के है, तुम जानते नहीं हो कि मैं भी कितनी माइंड ब्लोइंग लड़की हूँ। फिर वो लड़का बोलता है कि मुझे लगता है कि आप सब लोग काफ़ी विशेषज्ञ हैं और आप अपने माइंड मतलब कि आपका जो माइंड है वो बहुत ही महान है और आप अपने महान माइंड के दिमाग मदद से इतने सारे हथियार यहाँ पे ले आए हैं क्योंकि आपको पता था कि आगे क्या होने वाला है। फिर वोंग जी बोलता है कि क्या ये तो कुछ भी नहीं है, ये लोग जो है ये एक दूसरे को मार रहे हैं और नीचे फेंक रहे हैं, क्या लिंग लेंग्यू को ये सब बोरिंग चीज़ें देख के उस मनोरंजन नहीं होता, मतलब उसका वो क्या होता है, एंटरटेनमेंट नहीं होता। फिर वो बोलता है कि एक वैम्पायर का आश्रित बनने के लिए सबसे पहले खून बहाना सीखना चाहिए, यही सच बात है। फिर वो बहुत बुरी तरह डर जाता है और उसके पसीना आने लग जाता है। फिर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, आइए सब लोग मिलके अभी लाल अच्छा मतलब फ्रेश ब्लड बहलाते हैं, मतलब फ्रेश जो ब्लड है उसको बहाते हैं, उससे लिंग लेंग्यू राजी हो जाएगी और हमको आश्रित बनने के लिए तैयार हो जाएगी। पिछले चैप्टर में देखा ही था कि वहाँ पे बहुत बुरी तरह खून खराब होने लग जाता है और जो वोंग जे होता है वो बोलता है कि ये तो हद ही पार कर चुका है। और आज गाइज उससे आगे हम दिखाएंगे कि फिर आज गाइज बहुत भयंकर खून खराबा हो रहा है और उससे आगे बहुत ही गलत सीन होने वाला है, देखिए आगे क्या होता है। उसके बाद वो जो गन वाली लड़की होती है वो बोलती है कि अब हमारे पास 5 विनर्स है और हम इस सर्वाइवल बैटल में जीत चुके हैं बहुत पूरी तरह से और अब हमें कुछ चाहिए भी नहीं, चलो सब लोग चेक कर लो कोई बचा तो नहीं है ना, वरना सबको मार देते हैं और हम 5 लोग ही बचेंगे जो लिंग लेंगवान से मिलेंगे। पहले तो गई चाकू तक की बात सीमित थी लेकिन अब तो यहाँ पे गन्स भी आ चुकी है, पता नहीं आगे क्या क्या आने वाला है, चलिए देखते हैं। उसके बाद जब वो जारी होती है तो उसको वो लगता है कि पीछे कोई वो जो बंदा है वो जिंदा बच गया, वो पूरी तरह से मरा नहीं है। फिर वो बोलती है कि इसको तो मारना पड़ेगा, इसका तो बचाना पड़ेगा। फिर वो अपनी गन उठाती है और उसके सर पे चला देती है। उसके बाद वो बिना सोचे समझे बिना उसके सिर पे गोली चला देती है और उसको इतना गुस्सा आता है कि वो गोली चलाती रहती है और जो खून है वो इधर उधर बिखर जाता है। उसके बाद वो बोलती है कि चलो अच्छा है, अब लिंग लेंग्यू से मिलने के लिए कोई जिंदा नहीं बचा है, अब हम 5 लोग हैं जो उससे मिल सकते हैं, अब अगले दौर के लिए हम रेडी हैं। फिर वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, वेरी गुड मिस लिंग लेंग्यू, तुम्हारी परफॉर्मेंस से बहुत ही सेटिस्फाइड हो चुकी है, अब आप अपने ग्रुप में वापस लौट जाओ, अब आपका जो मेन ग्रुप है आप उस ग्रुप में वापस लौट जाओ। फिर वो सब बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, ग्रेट, हम जीत चुके हैं, हमसे कोई जीत नहीं सकता। उसके बाद जो बंदा उनको चाकू से मारता है और वो जे होता है और वोंग चांग होता है वो दोनों उसको देखने लग जाते हैं और सोचते हैं कि ये लोग कितने पागल हो चुके हैं मिस लिंग लेंग्यू के लिए, और वो सोचते हैं कि अब इनको ठिकाना कैसे लगाया जाए। उसके बाद वोंग जे उस पागल की तरफ देख के बोलता है कि पागल, ये लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं मिस लिंग लेंग्यू के लिए, ये इस तरह खून खराबा कर रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है, एक इतने बुरी तरह खून खराबा कर रहे हैं कि क्या बताऊं, ये इतने मतलब कि मेरी लाइफ में मैंने इतने पागल लोग कभी नहीं देखे। वो ऐसे बोलता है और वेन चांग होता है वो भी उसका सपोर्ट करता है और बोलता है कि हाँ ये लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं मिस लिंग लेंग्यू के पीछे। उसके बाद वो जो बंदा उनको चाकू से मारता है वो बोलता है कि तू मेरे को देखता क्या है बे। उसके बाद मेंग चांग बोलता है कि क्या मैंने तो नहीं देखा आपकी तरफ। फिर उसको शक हो जाता है कि उसने मुझे पागल कहा। फिर आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वो बंदा उन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों बहुत ही साफ सुथरे दिखते हो, I mean, तुम दोनों को स्टूडेंट होना चाहिए, मुझे लग रहा है कि तुम दोनों स्टूडेंट हो।
उसके बाद वो बोलता है कि हे मैं तुम सबको सबक सिखाने जा रहा हूँ और ये बताऊंगा कि ये सोसाइटी है ये कितनी क्रूर होती है, मतलब कि ये कितनी क्रूरल होती है। आज मैं तुम दोनों को बताने वाला हूँ। फिर वो उनको बोलता है मारने से पहले कि तुम श्योर हो जाओ कि तुमको रोना है या नहीं रोना। फिर उसका साथी बोलता है कि हाँ ये सही कर रहा है, तुम लोग सोच लो। हे वो हंसने लग जाता है। उसके बाद वेन चांग बोलता है कि ओ नो उन्होंने अमेरिका पर अपनी नजर बना ली है, अब हम कोई भी नहीं बच सकते। फिर वो बहुत बुरी तरह रोने लग जाता है जैसे कि वो वहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया हो। उसके बाद वोंग जे उसको बोलता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमें वापस घर भी जाना है, इसलिए तुम डरो मत और रो मत, तुम चुपचाप खड़े रहो, मैं संभाल लूंगा। फिर वो बोलता है कि शांत रहो, अगले एक में हमें अपना उद्देश्य खोना है, तभी हम घर पे जा सकते हैं, इसलिए तुम समझ जाओ। हमने वैसे भी पहला राउंड पास कर लिया, इसलिए हमको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, अगले में हमको हमारा उद्देश्य ही खोना है, फिर हम घर पे जा सकते हैं, इसलिए तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है। फिर वो वेन चांग होता है वो वेन झा को बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं समझ गया, हमको हमारे उद्देश्य ही हारना है, इसलिए हम घर पे जाएंगे। चलो ठीक है मैं रेडी हूँ। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि अब हमारे पास 31 बंदे ही बचे हैं। फिर वो बोलता है कि पहला तौर मतलब कि जो फर्स्ट राउंड है वो अधिकाधिक तौर पर पूरा हो चुका, मतलब अधिकाधिक तौर पर वो शुरू हो चुका है। उसके बोलने का मतलब है कि जो पहला राउंड है वो शुरू हो चुका है, मतलब कि पहला राउंड है वो खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है। फिर वो दोनों उन दोनों का क्या इंप्रेशन रहता है वो देखिए। फिर जैसे ही वो बोलता है कि फर्स्ट राउंड शुरू हो चुका है, फिर वो दोनों बोलते हैं कि क्या फर्स्ट राउंड अभी तक खत्म नहीं हुआ है? हमने सोचा था कि फर्स्ट राउंड हमने पार कर लिया है, लेकिन अभी तो फर्स्ट राउंड यहाँ पे शुरू हुआ है। फिर वो बोलता है कि ओ ठीक है, इसका मतलब है कि वो भी दोबारा एग्जामिनेशन के रूप में नहीं गिना गया था। ये सिर्फ उन लोगों के लिए सर्वाइवल बैटल थी जो सिर्फ पहली बार में ही हार गए थे, मतलब कि विफल हो गए थे। उनमें से कई लोग लाइफ सेफ्टी बैटल में हारे गए, मतलब कि जीवन रक्षा युद्ध में मारे गए। फिर वो बोलता है कि इस दौर से कम 20 बंदे ही गुजरेंगे और वो ही जो है वो मिस लिंग लेंगे के कमरे में तक जा पाएंगे। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, मतलब कि ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से एवरीवन को। फिर वो सबको बताए भी नहीं जमीन पे अपना जोरदार पैर मारता है जिससे वहाँ पे दरार आ जाती है, मतलब कि वहाँ पे जो जमीन है वो फट जाती है और ऐसा लगता है कि कोई ना कोई उसमें गिरने वाला है। फिर वो सब स्टूडेंट को बोलता है कि ये जो है ये री एग्जामिनेशन के लिए एक चुनौती है, मतलब कि तुम्हारे लिए चैलेंज है, इसको पार करना है, फिर तुम लिंग लेंगे के कमरे में जा सकते हो, ऐसे तुम लोग नहीं जा सकते। उसके बाद वो जमीन एकदम फट जाती है और उसमें से बहुत ही जबरदस्त मतलब कि वैम्पायर शार्क आ जाती है, मतलब कि वो बोलता है कि यहाँ पे जो मछलियां हैं उनकी फिशिंग करनी होगी और वो जो मछलियां हैं वो बहुत ही बड़ी बड़ी जाइंट मछलियां होती है। उसके बाद वहाँ पे 3-4 बहुत बड़ी बड़ी जाइंट मछलियां आ जाती है, उनकी वहाँ पे फिशिंग करनी पड़ती है। उसके बाद वो बोलता है कि क्या आप श्योर है इनके लिए हमें फिशिंग करनी है? फिर वो बच्चे बहुत ही डर जाते हैं और बोलते हैं कि क्या आप श्योर है कि हमें इनके लिए फिशिंग कर रही है और फिश इनको खिला रही है, क्या आप श्योर है पूरी तरीके से? फिर वो उन बच्चों को बोलता है कि हे ये शिकारी और शिकार दोनों के लिए खतरनाक है और तुम लोग इसका सोच के ही शिकार करना, क्योंकि इनकी फिशिंग करना तुम्हारे बस की बात नहीं। फिर वो उनको फिशिंग रोड देता है और बोलता है कि ये जो फिशिंग रोड है ये बहुत ही खतरनाक तरीके से बनी हुई है, ये जिस धातु से बनी हुई है वो धातु वो हिमालय के पहाड़ियों से मिली हुई है और ये फिशिंग रोड है वो बहुत ही जबरदस्त है और इस फिशिंग रोड से तुम जाइंट फिशिंग को भी पकड़ सकते हो। फिर वो बोलता है कि अब ये सवाल ये है कि तुम चारे के रूप में क्या लोगे, तुमको चारे के रूप में अपना खून इसके अंदर डालना है और जो खून होगा वो तुम चारे के रूप में काम लोगे, तब तुम फिशिंग कर पाओगे। फिर वो बोलता है कि ये जो फिश है ये है टॉप टियर गैस्ट्रोनोमिस्ट, इस फिश को सबसे टेस्टी खून चाहिए होता है, जो टेस्टी खून होता है वो उस टेस्टी खून को लेने के लिए उस वो जो फिश रोड होता है उसके अंदर आएगी और तुम इसका फिशिंग कर पाओगे, इसलिए तुम में से सबसे अच्छा खून किसका है वो इस फिश को पकड़ सकता है। उसके बाद वो बोलता है कि जिन लोगों के हुक पे मछलियां नहीं काटेगी उनको तुरंत हटा दिया जाएगा और उन्हें तुरंत मार दिया जाएगा। हालांकि अगर आपके हुक पर कोई मछली है
तो अगर आप उसको रील नहीं कर सकते, उस मछली को आप बिल्कुल भी रील नहीं कर सकते, ये मैं पहले बता दिया हूँ आपको। फिर वो बोलता है कि तब तुम उसका खाना बन जाओगे। फिर ये सब बात सुन के उन दोनों को बहुत ही टेंशन हो जाती है और वो बोलते हैं कि नहीं, आज तो हम नहीं बचेंगे, अब हमको लगता है कि हम मरेंगे और इन मछलियों के हाथों ही मरेंगे। रह जाता है वो चांदनी रात, मतलब कि उस रात में उन लोगों को टास्क दिया जाता है कि तुम लोग वो जो जायंट लावा फिश है उसको पकड़ो, और उनको बोला जाता है कि तुम इसको पकड़ने के लिए चारे के रूप में अपना खून डालना पड़ेगा, और अगर लावा फिश को खून पसंद आएगा तो वो उस अपने हुक में अपना मुंह फंसा लेगी और आप उसको पकड़ पाओगे, और जो बंदा इसको नहीं पकड़ पाया उसको तुरंत हटा दिया जाएगा। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि ये प्रतियोगिता, मतलब कि जो कंपटीशन है वो शुरू हो चुका है, अब आप सब लोग तैयार हो जाइए। उसके बाद वोंग जो होता है वो वेंगचा को बोलता है कि अब हमें रील करना है। उसके बाद वेंगचा होता है वो वोंग जे को बोलता है कि ये तो कोई लावा फिश थोड़ी है, ये तो इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स है। उसके बाद वो फिश रोड को अपने हाथ में उठाता है, और वो जो फिश रोड होती है वो बहुत ही भारी होती है। उसके बाद वो बोलता है कि ये फिश रोड है वो बहुत ही भारी है। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि ये जो फिशिंग रोड है ये बहुत ही भारी है, मुझे लगता है ये भी 50 किलो की है। उसके बाद वो बोलता है कि जो मॉन्स्टर फिश है इन दोनों को मिला के इसका वजन कम से कम 100-150 किलो हो जाएगा, मतलब कि इसका जो वेट है वो 100 kg हो जाएगा। उसके बाद वो दूसरे बंदे को फिश रोड से उस मॉन्स्टर फिश को उठाने की कोशिश करता है। वो देखता है कि क्या ये उठा पाता है कि नहीं उठा पाता, लेकिन वो देखता है कि उसका वजन तो 150 किलो भी हो जाता है, मतलब कि 150 kg हो जाता है, और वो उठा नहीं पाता। उसको बहुत भयंकर पसीना आने लग जाता है। उसके बाद उस बंदे को बहुत भयंकर गुस्सा आ जाता है और वो उसको फाड़ के रख देता है, और वो उसको इतना बुरी तरह उठाता है कि वो जो फिश होती है मॉन्स्टर फिश वो जमीन पे आके गिर जाती है और वो तड़पने लग जाती है, और वो जो बंदा होता है वो बहुत ही खतरनाक शक्ति से उसको फाड़ कर रख देता है। फिर वोंग जे उसको देख के बोलता है वाओ ग्रेट पावर, उसकी शक्ति बहुत ही ज्यादा पावर की है, मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है। फिर वो जो लड़की होती है उसकी पार्टनर होती है वो हंसने लग जाती है, और फिर वो वोंग जे को क्या बोलती है देखिए। फिर वो उसको बोलती है कि वो ड्रग्स लेता है उसके लिए उसके अंदर इतनी पावर है, और वो बहुत ही दयालु आदमी है, मतलब कि वो बहुत काइंड है। उसके बाद वोंग जे बोलता है क्या वो ड्रग्स पर है। उसके बाद वो बोलती है कि अरे क्या तुम नहीं जानते हो, अरे कितने प्यारे हो तुम कितने अनुभवी हो, मतलब कि तुम जानते नहीं हो, तुम बहुत सुधरे हुए लड़के लगते हो। फिर वो लड़की वोंग जे को समझाती हुई बोलती है कि देखो उसके जो मसल्स है वो फूल रहे हैं, उसकी आंखों में खून आ रहा है, उसका जो ब्रेन है वो हाइपर एक्टिवेटेड हो चुका है, और ये सब लक्षण है ये है उसी के, मतलब कि उस ड्रग यूज के लक्षण होते हैं, ये जो ड्रग्स यूज करता है उसी के ये लक्षण होते हैं। उसके बाद वो वोंग जे को बोलती है कि वेम्पायर ब्लड से बना स्टिमुलेंट जो ड्रिंक होता है उससे ह्यूमन बॉडी की मिनिमम टाइम में बहुत ज्यादा क्षमता बढ़ जाती है। उसके बाद ये ड्रिंक पीने के बाद उसमें जो पावर आती है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होती है, और वो जो बंदा है वो बहुत ही सेक्रीफाइस करने लग जाता है। उसके बाद वो वोंग जे और वेन चांग को बोलती है कि चूंकि वो आश्रित बनना चाहता है इसलिए ये सब उसके करने लायक है, वो ये समझता है कि ये जो कार्य ये सब मेरे करने लायक है। उसके बाद वो उनको बोलती है, हंसती हुई बोलती है कि अब मेरे लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला काम आ गया है, अब मैं चलती हूँ, ऑल द बेस्ट बॉयज। उसके बाद वो दोनों उसको देखने लग जाते हैं और कुछ बोलते नहीं और उसकी बातें सुनने लगते हैं। उसके बाद वो बंदा होता है वो बोलता है कि यहाँ पे मेन डोर से गुजरने वाले जो बंदे हैं उनकी संख्या इतनी है। वहाँ पे कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि आई गोट 1 फिश, आई पास्ड, मैं पास हो चुका हूँ, मुझे एक मछली मिल चुकी है। वहाँ पे कुछ बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे तो मछली मिली भी नहीं है, और कुछ बंदे होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको मछली खा चुकी होती है। उसके बाद वेनचांग वोंग जे को बोलता है कि जे, फिर वो जो वोंग जे होता है वो वेनचांग को बोलता है कि हमें कोशिश करनी है और मछली पकड़ के ही रहनी है। उसके बाद उनका जो ओनर होता है वो बोलता है कि अपना खून इस कंटेनर में डाल दो तभी फिश आपके पास आएगी, ऐसे नहीं आने वाली। उसके बाद वो उसको बोलता है कि खून डालने के बाद मछली के चारे का इंतजार करो, मछली जब आपका ये जो हुक है वो अपने अंदर डालेगी तब आप उसको खींच पाओगे, और इस फिश रोड है इसका वजन कम से कम 150 किलो होने वाला है।
उसके बाद वो बोलता है कि मुझे एक ऐसी मछली चाहिए जो मेरे खून की तरफ अट्रैक्ट हो, मतलब मेरे खून की तरफ आश्रित हो, मतलब मेरे जो खून है उसकी तरफ आकर्षित हो, तभी मैं उसको पकड़ पाऊंगा। इसे पकड़ पाना बहुत ही हार्ड होगा। उसके बाद जब वो अपना हुक उसमें डाल देता है तो वहाँ पे एक बवंडर बनना चालू हो जाता है। उसके बाद आगे बहुत ही गलत सीन हो जाता है। उसके बाद वो बवंडर धीरे धीरे बहुत ही बिजली वाले झटके में बदल जाता है और वहाँ पे बहुत बहुत बुरा वाला बवंडर आ जाता है। उसके बाद वहाँ पे बहुत बुरा वाला बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वहाँ पे एक मछली उसके अंदर चली जाती है। उसके आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है क्योंकि उसका जो खून होता है वो बहुत ही यूनिक खून होता है और उसके कारण वहाँ पर ये सब घटनाएं होती रहती है। उसके कुछ टाइम बाद वहाँ पे धीरे धीरे सरसराहट की आवाज आने लग जाती है और फिर उसके आगे जो होता है वो बहुत ही देखने लायक सीन होता है। उसके बाद वो देखता है कि ये सरसराहट की आवाज कहाँ से आ रही है, ये क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि मुझे अब चौकन्ना हो जाना चाहिए। उसके बाद जो फिश रोड होता है उसकी तरफ जो मछली होती है उसमें फंस जाती है और उसको खींचने लग जाती है। उसके बाद मॉन्स्टर फिश है उसके फिश रोड को बहुत बुरी तरह खींचने लग जाती है। उसके बाद वोंगजे बोलता है कि अरे अरे वोंगचेंग मुझे भी पकड़ो, मैं नीचे गिरने वाला हूँ। उसके बाद वो फिश उसको खींच के नीचे गिरा देती है और फिर वो वोंगचेंग उसको जल्दी से पकड़ लेता है। उसको बोलता है बी केयरफुल, तुम ध्यान से उसको खींचो, और वो बहुत बुरी तरह कस के उसको पकड़ लेता है और उसको खींचने की चेष्टा करता है। उसके बाद वेनजे को बोलता है कि जी। उसके बाद वोंगजे बोलता है उसको कि नहीं उसको जाने मत देना, आज हमें कोई भी हालत में उसको पकड़ना है। अगर हम उसको पकड़ पाएंगे तभी तो हम घर जा पाएंगे, इसलिए तुम उसको कस के पकड़ लो। उसके बाद वो अपने शरीर का मतलब कि अपनी बॉडी का पूरा दम लगा के बोलता है कि उसको कस के पकड़ लो, आज हमको कोई भी हालत में उस जायंट मॉन्स्टर फिश को पकड़ के रहना है। उसके बाद उसका पैर फिसलने लगता है। फिर वो बोलता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, आज मैं उसको जाने नहीं दूंगा, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि कोई बात नहीं, फिर उसको को कस के खींचता है। उसके बाद वो उसको फिश दिखाई दे जाती है। फिर वो उसको बहुत बुरी तरह खींचने लग जाता है। वोंगजे और वोंगचांग वो दोनों बहुत बुरी तरह अपना पूरा दम लगा के उसको खींचने लग जाते हैं। उसके बाद उन दोनों को बहुत बुरा वाला पसीना आने लग जाता है और वो बोलते हैं कि हम कर सकते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पकड़ के कस के पकड़ लेते हैं और उसको खींचते हैं। फिर वो फिश रोड को इतना बुरा खींचते हैं कि वो बोलते हैं कि आज इस फिश को हम ऊपर लेके आएंगे। फिर वो बोलते हैं कि हम इसे रील कर सकते हैं, आज हम अपना पूरा दम लगा देंगे लेकिन इस मछली को लिए बिना नहीं जाएंगे, इसको हम ऊपर आज खींच के ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो बोलता है कि हमने कर दिखाया, फाइनली हम इस फिश को जमीन पर ले आए। उसके बाद वेनचांग बोलता है कि हाँ हमने कर दिखाया। उसके बाद उसके पीछे जो बंदे खड़े होते हैं वो उसको देखने लग जाते हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बोलते हैं कि अरे वाह ये कैसे पकड़ के ले गए। फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ अजीब सा होने लग जाता है। उनको लगता है कि उसको वो खींचने वाली है और वहाँ उसको देखते ही वहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं। उसके आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वो फिश जो होती है वो वापस ज्वालामुखी के अंदर चली जाती है और वो उसको खींचने में शुरू हो जाती है। उसके आगे देखिए क्या होता है। फिर ये सीन देखकर वोंगजे जो होता है उसके पसीना आने लग जाता है और फिर आगे देखिए बहुत बुरा वाला गलत सीन हो जाता है। फिर वो जो मॉन्स्टर फिश होती है वो बहुत ही शैतानी दिमाग वाली होती है, इसलिए वो उसके हुक को अपनी तरफ खींचती है और उसको ज्वालामुखी में लाने की कोशिश करती है। उसके बाद वोंगजे के हाथ से वो जो फिश रोड होती है वो छूटने लग जाती है और फिर बोलते हैं कि ओ नो ये मछली तुमको ज्वालामुखी के अंदर खींच रही है, अगर हम गिर गए तो हमारा बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ज़ेनो ओटाकू 3.0 में। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बिटन टूरिज्म के चैप्टर नंबर 9 की। तो एपिसोड के शुरुआत में हमको दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है वोंगजे वो उस जायंट फिश को खींचता है और वो इतनी भारी होती है कि क्या बताऊं। वो दोनों मिलकर खींचते हैं और वो पूरा दम लगा देते हैं फिर भी वो खींच नहीं पाते हैं। उसके बाद वेनचांग बोलता है कि हमको अपनी ज्यादा ताकत का यूज करना पड़ेगा, हम जितनी ताकत यूज करेंगे तभी वो मछलियां बाहर आ पाएंगी, नहीं तो ये जायंट मछली बिल्कुल भी बाहर नहीं आने वाली और ये हमको भी अपनी तरफ खींच लेगी।
उसके बाद वोंगजे अपना पूरा फोर्स लगा देता है, अपनी पूरी ताकत लगा देता है और बोलता है कि आज इस जायंट फिश को निकालने होगा। वो देखो वो रही, मुझे दिख चुकी है, आज उसको मैं निकाल के रहूंगा चाहे आज कुछ भी हो जाए। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही गलत सीन हो जाता है क्योंकि उसके हुक में एक फिश नहीं बल्कि वहाँ पे जितनी भी सारी की सारी फिश थी वो फंस चुकी थी, क्योंकि उसका जो ब्लड था वो बहुत ही प्योर था और बहुत ही टेस्टी ब्लड था, क्योंकि वो वैम्पायर थी। उसने उसका ब्लड टेस्ट किया था, फिर वो बोल रही थी कि हाँ तुम्हारा ब्लड बहुत ही टेस्टी है, इसलिए ये जितनी भी फिश है ये इसके हुक में जुड़ चुकी है और उसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया है। उसके बाद वोंगजे अपना पूरा का पूरा दम लगा देता है, वो जो वेनचैंग होता है वो भी उसकी टांगे खींच रहा होता है और वो वोंगजे बोलता है कि आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, चांद तारे एक दूसरे से भिड़ क्यों ना आ जाए, चाहे रात की दिन क्यों ना हो जाए, दिन की रात क्यों ना हो जाए, लेकिन आज इन फिश को तो मैं निकाल के रहूंगा। उसके बाद वो जो फिश रोड होती है उसमें से क्रैक की आवाज आने लग जाती है और उसके बाद वो बोलता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं झुकेगा नहीं साला, आज तो बस इन फिश को ही झुकना पड़ेगा, आज तो मैं इनको निकाल के रहूंगा। बहुत टाइम हो गया है मेरे को देखते हुए, कब से ये वैम्पायर मेरे को परेशान कर रहे थे, आज चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद वो दोनों इतनी ताकत लगा देते हैं कि आज तक किसी बंदे ने लगाई नहीं होगी। और वो जो वोंगजे होता है वो आधे से ज्यादा तो नीचे गिरने वाला ही होता है और वो पूरा दम लगा के उन फिशेस को खींचता है और वो बोलता है कि आज कुछ भी हो जाए, मतलब मैं इन फिशेस को बाहर निकाल के इनको तेल में तल के पका के खा जाऊंगा, बहुत टाइम हो गया इनको, ये फिशेस कुछ ज्यादा ही कर रही है आज। उसके बाद उन दोनों की इतनी भयंकर पावर देखकर वो जो लड़की है वो सोचने लग जाती है, अरे बाप रे, मैंने इतने बंदों को देख लिया लेकिन इतनी पावर आज तक किसी ने नहीं लगाई होगी। उसके बाद वहाँ पे जो वो मछलियाँ होती है, वो जो जाइंट फिशेस होती है, मॉन्स्टर फिश होती है, वो बुरी तरीके से उसके हुक को पकड़ लेती है और उसकी वो जो एक मछली होती है उसको 3-3 मछलियाँ पकड़ी हुई होती है। वहाँ पे कुल 5-6 मछलियाँ होती है, वो उसको चिपक जाती है और उसके बाद उन सबको निकालना बहुत ही हार्ड हो जाता है। उसके बाद वोंगजे बोलता है कि नहीं मैं नीचे गिरने वाला हूँ, वेंगचांग मेरे को कस के पकड़ लो, बहुत देर हो गई है, आज तो इनको निकाल के रहेंगे। फिर वो अपना पूरा, मतलब क्या बोलूं मैं गाइस, वो अपना पूरा दम लगा के उसको निकालते हैं, फिर भी वो निकाल नहीं पाते हैं। उसके बाद वेंगचांग उसको क्या बोलता है वो देखिए। उसके बाद वेंगचांग उसको बोलता है कि नहीं, अब मैं ज्यादा देर तक उसको होल्ड करके नहीं रख सकता, मतलब कि ज्यादा देर में उसको पकड़ के नहीं रख सकता, तुम्हें जो भी करना है वो जल्दी करो, उनको जल्दी निकालो बाहर। फिर वोंगजे बोलता है हाँ निकाल रहा हूँ, जल्दी निकालो। फिर वो बोलता है कि अरे निकाल रहा हूँ ना यार, क्या साला तू कब से बोल रहा है मेरे को निकाल रहा हूँ, तुझे दिखता नहीं है कब से मैं आधे घंटे से इधर लेटा हुआ हूँ। फिर वो बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि फक, इन मछलियों ने इतना क्यों किया, मतलब ये सारी की सारी मछलियाँ इधर क्यों चिपक रही है, बात क्या है, मेरे ब्लड में कोई खास बात है क्या यार, इतनी मछलियाँ चिपक गई कि क्या बताऊँ, इनको निकालना मुश्किल हो गया है। और अगर यहाँ पे इंडियन रेसलर ग्लेड खल्ली भी आ जाए तो भी उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, मुझे लगता है हम दोनों को मिलकर ही निकालना पड़ेगा। उसके बाद वोंगजे वेनचांग को बोलता है कि मेरे लिए इसको हुक पे लाना आसान बात नहीं थी, बहुत मुश्किल से ये हुक पे आई थी। फिर वोंगजे बोलता है कि अगर हम इसको पकड़ने के लिए अपनी लास्ट ताकत को, अपनी लास्ट फोर्स का उपयोग नहीं करते तब तक ये बाहर नहीं आएगी और तब तक हम इसको यूज में नहीं ले पाएंगे, मतलब ये इसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब हमको अपनी पूरी की पूरी लास्ट ताकत जितनी भी है उसको लगा के इसको बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद वोंगजे बोलता है कि मेरे मसल्स फटने लग गए हैं और मुझे बहुत भयंकर वाला दर्द हो रहा है, मुझे लगता है आज मैं गया काम से। फिर वो बोलता है कि मुझे लगता है, उसके बाद उसको कुछ होने लग जाता है और उसकी आंखें बहुत बुरी तरह लाल हो जाती है। उसके बाद उसकी जो आंखें हैं वो बहुत बुरी तरह लाल हो जाती है और उसमें से खून गिरने लग जाता है। उसके बाद जो होता है वो देखने लायक होता है, क्योंकि उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी है उसके अंदर कोई ऐसी इन्फिनिटी पावर आ जाती है जिससे उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि 100 बंदों की ताकत उसमें अकेले में आ जाती है। उसके बाद वो फिशिंग रोड को इतनी बुरी तरह खींचता है कि जितनी भी मछली आती है उनका हाल बुरा हो जाता है।
और फिर गाइज उसके बाद जो होता है उसको देख के सारे लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो जो बंदा है वो अपनी पूरी की पूरी ताकत से उन सारी फिशेस को एक बार के अंदर ही बाहर ले आता है। उसके बाद उसको जो गुस्सा आता है ना वो बिल्कुल देखने लायक होता है, क्योंकि उसके पसीना पसीना आ जाता है और वो जो फिशिंग रोड है वो उसको भी तोड़ देता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है उस भूतिया रात का, मतलब कि एकदम हॉरर नाइट होती है और उसमें वो हमको महल दिखाया जाता है जहाँ पे वो वैम्पायर होती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि वो जो लिंग लेंग्यू वैम्पायर होती है वो एक गिलास में खून पी रही होती है। उसके बाद वो बोलती है कि मेरे फेवरेट कैंडिडेट से उपेक्षा के अनुरूप। फिर वो खून को चाटती है और बोलती है कि मैं इसके लिए तरस रही हूँ। उसके बाद वो बोलती है कि चलो ये खून बहुत ही टेस्टी था और मैं इसके लिए आगे भी तरसूंगी, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। जाता है कि वोंगजी जो होता है उन पांचों की जो जाइंट फिशेज होती हैं उनको वो बाहर निकाल के फेंक देता है और उसको देख के सारे लोग दंग रह जाते हैं और बोलते हैं कि क्या ये कैसे हो सकता है। उसको मतलब 1 सेकंड के अंदर इतनी सारी फिशेज बाहर कैसे फेंक सकता है भाई। उसके बाद वहाँ पे बहुत ही जबरदस्त सीन हो जाता है, क्योंकि वोंगजी और वेंगचांग मिलकर उन सारी मॉन्स्टर फिशेज को बाहर निकाल के फेंक देते हैं और उसको देख के सारे लोग उससे जलने लग जाते हैं और बोलते हैं कि हमने एक एक फिशेज इतनी बुरी तरह निकाली है और ये सारी की सारी फिशेज एक साथ निकाल के ले गया। मतलब भाई कहना पड़ेगा बंदा कमाल का है। के बाद इतनी मेहनत करने के बाद वो दोनों बहुत बुरी तरह थक जाते हैं और वो वहीं पे लेट जाते हैं। उसके बाद उनसे बंदे पूछते हैं कि भाई क्या इनको निकालने से पहले तुमने रेड बुल पी थी क्या, जो कि इतनी सारी पावर तुम्हारे अंदर एक साथ आ गई हो। उसके बाद वो सारे बंदे देखते हैं कि वो जो सारे फिशेज है वो जमीन पर आ चुके हैं, फिर भी वो जिंदा है, वो अपना मुंह खोल रही है उनको खाने के लिए। लेकिन जो नॉर्मल फिशेज होती हैं वो जमीन से बाहर आते ही मर जाती है, पानी से बाहर आते ही वो मर जाती है, लेकिन ये अभी तक जिंदा है। मुझे लगता है ये थोड़े टाइम बाद मरेगी। उसके बाद एक बंदा उसको बोलता है कि तुम बहुत ही इम्प्रेसिव यंग मैन हो, तुमने उनमें से कई के साथ रील भी किया था। उसके बाद वो उस मछलियों के पास जाता है। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वो उस मॉन्स्टर फिश को हाथ में लेता है और बोलता है कि इस मॉन्स्टर फिश को देखो, ये कितनी मजबूत है, ये कितनी स्ट्रांग है। और फिर फोंगजे को लगता है कि वो उसको ले जाने वाला है। फिर वो उसको बोलता है कि इसको यहीं पे छोड़ दो और तुम बाढ़ में जाओ, गेट लॉस्ट, निकल जाओ यहाँ से। उसके बाद वो बंदा उसकी तरफ देखता है, फिर वोंगजे उसको बोलता है कि बाढ़ में जाओ, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल कर दूंगा, गेट लॉस्ट, निकल जाओ। उससे पहले मुझे गुस्सा है कि तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी पूरी गैंग को भी यहाँ से ले जाओ। उसके बाद वो और उसकी गैंग उसकी तरफ घूर घूर के देखने लग जाते हैं और बोलते हैं कि इसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, इसको इसका जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, कभी तो इसको उसका जवाब मिलेगा ही। उसके बाद वोंगजे बोलता है कि आई सेड गेट लॉस्ट, मैंने कहा जाओ यहाँ से, मैं तुम लोगों की बकवास बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता। उसके बाद वो बंदा उसको बोलता है कि इतना एरोगेंट मत बनो बच्चे, तुम कुछ ज्यादा ही बन रहे हो। उसके बाद उसके जो टीम वाले बंदे होते हैं वो भी उसकी तरफ हंसने लग जाते हैं। उसके बाद वेंगचैंग उसको बोलता है कि तुमने सब कुछ पकड़ ही लिया था, अब बाकी इन लोगों के लिए क्या बचा है, कुछ भी नहीं छोड़ा तुमने इन लोगों के लिए, तुम्हारे पास पहले से मिशन को पूरा करने के लिए हद से ज्यादा है। उसके बाद वेंगचैंग बोलता है कि ये बकवास है, वोंगजे ने उन सबको एक साथ ही पकड़ लिया। फिर वो वोंगजे को बोलता है कि तुमने तो अपनी जान को रिस्क में लेकर उन सबको अंदर ढकेल दिया, लेकिन ये लोग तो सबको लूटना चाहते हैं। उसके बाद वोंगजे वेंगचैंग को बोलता है कि बेशक वो हमें लूटना चाहते हैं, उन्होंने सिर्फ इसलिए हम पर अटैक नहीं किया क्योंकि वो श्योर नहीं थे, वो इस बारे में श्योर नहीं है कि क्या वो मुझे लड़ाई में हरा सकते हैं। फिर वो बोलता है कि क्या किसी दूसरे की फिश को लूटना इस कंपटीशन के रूल के खिलाफ नहीं होगा, अगर किसी को मारना इस रूल के खिलाफ नहीं है तो वो हमको जरूर मार देते हैं। उसके बाद वो बंदे बोलते हैं कि तुम बहुत समझदार हो, अब तुम हमें बताओ बटलर कि हम क्या जानना चाहते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि हाँ ठीक है, और उसके बाद वो हंसने लग जाता है। उसके बाद वो क्या बोलता है देखिए। उसके बाद वो बटलर से पूछते हैं कि क्या हमें मारने और चोरी करने की इजाजत है। फिर बटलर उन बंदों को बोलता है कि मिस लिंग लेंग्यू एक ऐसी आदमी है जो कि शांति को बढ़ावा देती है।
वो शांति चाहती है। फिर वो बोलता है कि तो बेशक आप इस कंपटीशन में ऐसा नहीं कर सकते, मतलब कि ऑफ कोर्स आप इस कंपटीशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। फिर वो बोलता है कि हालांकि प्राचीन काल से कहा गया है कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो बहुत ही जीनियस और हम्बल होते हैं। फिर वोंगजे बटलर को बोलता है कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में सबको नहीं बांटना चाहिए। फिर वोंगजे बोलता है कि आप सभी दुश्मनी के निशाने पे होंगे। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद वो हंसने लग जाता है। उसके आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वोंगजे उस मॉन्स्टर फिश को पूछता है कि क्या तुम उसे चाहते हो। फिर मॉन्स्टर फिश बोलती है कि ऑफ कोर्स। उसके बाद वोंगजे वेंगचांग को बोलता है कि लो वेंगचांग, इसको कैच करो। फिर जब वेंगचांग उसको कैच कर लेता है तो वो बहुत बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि वो जो मॉन्स्टर फिश होती है वो जिंदा होती है। उसके बाद वोंगजे उसको बोलता है कि क्योंकि हम दोनों दोस्त है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अब इसका ध्यान रखो। और फिर वो जो मॉन्स्टर फिश है वो अपना मुंह खुला करती है, इतने में वेंगचांग की तो हवा ही निकल जाती है। उसके एकदम पैंट गीली हो जाती है और उसको बहुत बुरा पसीना आता है। उसके बाद वो सारे लोग वहाँ पे जो होते हैं वो हंसने लग जाते हैं और सोचते हैं कि कितना डरपोक बंदा, इधर हम एक एक मछली साला उठा रहे हैं और ये एक मछली से डर रहा है, देखो भाई। फिर वेंगचांग बोलता है कि फिर भी अब इन मॉन्स्टर फिशेस को हमको वापस उस ज्वालामुखी के कुएं में डालना पड़ेगा। उसके बाद वो जब उस मछलियों को वापस फेंक देते हैं तो उन सबको वो बंदे देख के बोलते हैं कि फक या के ये क्या कर रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये वापस फिशेस को क्यों फेंक रहे हैं, अभी तो इतनी मेहनत करके साला इनको निकाला था और ये उसको वापस फेंक रहे हैं। उसके बाद वोंगजे उन बंदों को बोलता है कि मैं आप सबकी मदद कर रहा हूँ। क्या आप लोगों ने ये नहीं कहा कि मछलियाँ और नहीं बची है, क्योंकि अगर मछलियाँ और नहीं बचेगी तो फिर आप अपना मिशन कैसे पूरा करोगे, सोचो बताओ एक बार, इसलिए मैं मछलियों को अपनी जगह पे वापस भेज रहा हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि क्या तुम वाकई में हमारे दुश्मन बनना चाहते हो बच्चे। उसके बाद वोंगजे बोलता है कि हाँ, ये एक एलिमिनेशन की प्रतियोगिता है मेरे दोस्त। उसके बाद वो बोलता है कि हम में से कोई एक ही आश्रित बन सकता है वैम्पायर का। उसके बाद वो उसको बोलता है कि अगर मैं तुम्हें फिश नहीं देता तो क्या तुम सच में मेरे दुश्मन नहीं होते, क्या ये मजाक चल रहा है, इसलिए क्या मुझे इस स्टेज में जितने दुश्मनों को मारना चाहिए उनको मार देना चाहिए, क्या ये मजाक चल रहा है इधर, कब से लगे हो तुम लोग। और रही बात मछली देने की, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं लेकिन तुमको मछली ना दूं। उसके बाद वो बंदा उसको बोलता है कि तुम बहुत अहंकारी हो, तुम बहुत एरोगेंट हो गए हो। फिर वोंगजे उसको बोलता है कि अगर मैं एरोगेंट हो गया हूं तो तुम मुझे क्या संभाल पाओगे, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते। फिर वो बोलता है कि तुम जितना सोच सकते हो उससे ज्यादा मैं अहंकारी हूँ, एग्जाम्पल दिखाऊं। फिर वो उस मॉन्स्टर फिश को एक हाथ से ही ऊपर उठा लेता है और उसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद देखिए वोंगजे क्या बोलता है। उसके बाद वोंगजे उन सबको बोलता है कि अब कौन मेरे सामने घुटने टेकेगा और मुझे डैडी बोलेगा, सालो मैं तुम सबका बाप हूँ। फिर वो बोलता है कि जो कोई भी ऐसा बोलेगा मैं उसको एक फिश दे दूंगा, वो भी गिफ्ट में। अब किसी में बोलने की हिम्मत है। फिर वो बंदा उसको देख के मतलब कि सुनना हो जाता है और बोलता है कि फक। फिर वोंगजे बोलता है कि सोच लो, बहुत अच्छी डील दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने सभी मछलियों में डील की है। और अगर तुम लोग अपने लिए अगर मछली फिशिंग करते हो तो सोच लो, क्या पता मछली तुमको मिले या नहीं लगे, क्या पता अगर मिल भी गई तो तुम लोगों को निकालने में कितना टाइम लगेगा, अगर तुम लोगों का चारा भी उसने नहीं लिया तो पता नहीं मछली तुमको कैसे मिलेगी। उसके बाद आगे बहुत ही जबरदस्त सीन होता है, देखिए क्या होता है। अगर आप मेरे सामने घुटने टेक देते हैं तो मैं आपको अगले स्टेज में जाने का मौका दे सकता हूँ, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप इसी स्टेज तक ही रह जाओगे और आप बिल्कुल भी जीत नहीं पाओगे, आप हार जाओगे और आपको वापस घर पे जाना पड़ेगा। इसलिए सोच लो, मैं बहुत अच्छा ऑफर दे रहा हूँ। आई होप कि आप सब लोग इसको स्वीकार करोगे, मतलब कि आप सब लोग इसको एक्सेप्ट करोगे। उसके बाद वो सारे बंदे चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम सच में दोगे। उसके बाद वो अपने घुटने टेक देते हैं। उसके बाद वो बंदे घुटने टेक देते हैं और उसको डैडी बोलते हैं कि डैड, अरे मेरे बाप, मुझे दे दे भाई, मैं तेरा चेला हूँ चेला। लेकिन ये सब बोलने में उन बंदों को शर्म बहुत आती है। उसके बाद वोंगजे उस बंदे को बोलता है कि वेरी गुड, ये लो अपनी मछली ले लो। और उसके बाद वो उसको बोलता है कि लो टेक दिस फिश। फिर वो उसकी तरफ मछली फेंक देता है। फिर वो बंदा उसको बोलता है कि तुम्हारा नाम वोंगजे है राइट।
फिर वो बोलता है कि मैं डेफिनेटली तुमको बाद में मार डालूंगा। उसके बाद वो बोलता है कि आई डोंट केयर, मैं परवाह नहीं करता। फिर वो बोलता है कि कोई और मेरे लिए घुटने टेकना चाहता है तो आ जाओ, घुटने टेक दो। उसके बाद वो बोलता है कि अगर आप एक दूसरे के लिए आश्रित होना चाहते हो तो आप, अगर एक दूसरे को मारना चाहते हो तो आप बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं हो। मतलब आप तो ह्यूमन तो हो नहीं, आप जानवर हो, एक जानवर बन चुके हो और आप ह्यूमन कभी नहीं बन पाओगे अगर आप आश्रित बनने के लिए एक दूसरे को मारते हो तो। फिर वो बोलता है कि सो जस्ट एम्ब्रेस योर ट्रू सेल्फ, तो आप अपने सच, मतलब आप अपने अंदर के जो मानव है उसको गले लगाओ, आप अपने अंदर की सच्चाई को गले लगाओ और आप सुधर जाओ। ये जानवर बनना छोड़ दो, आप आश्रित बनने के लिए एक दूसरे को मारते हो, ये बहुत ही गलत बात है। सो गाइस, बिटन टू रीजन के चैप्टर नंबर जो 10 है वो यहीं पे खत्म होता है और अगला चैप्टर हम जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। और गाइस, आपको चैप्टर कैसा लगा ये जरूर बताना कमेंट में, हम आपके कमेंट के लिए तरसते हैं। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को प्लीज गाइस सब्सक्राइब करो। 2K सब्सक्राइब गाइस कंप्लीट करा दो बहुत जल्दी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेटिंग फॉर नेक्स्ट एपिसोड। के शॉर्ट में हमको दिखाया जाता है वोंग जे को और वो बोलता है कि हमने जब से तुमने इंसान बनना छोड़ दिया है तब तुम अपने इम्प्रेस को गले लगाओ। उसके बाद वो बंदे उसको बोलते हैं कि तुम एक डेड मैन हो बच्चे। उसके बाद वोंग जे बोलता है कि ट्रेकिंग छोड़ो, हमारे पास ये पर्याप्त है, मतलब कि हमारे पास ये काफी है। उसके बाद वो सबसे पूछता है कि अब हमारे पास 3 मॉन्स्टर फिशेस बची हुई है, अब इनके लिए कौन घुटने टेकना चाहता है। उसके बाद वो बोलता है कि देखो भाई, सीधी सी बात है, जो घुटने टेकेगा ये फिशेस उनको ही मिलेगी सिर्फ। फिर वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि अगर हमने घुटने नहीं टेके तो हमको मछलियाँ नहीं मिलेगी, और हमको अगर मछलियाँ नहीं मिली तो हम मिस लिंगलिंग से मिल नहीं पाएंगे, इसलिए हमको आखिरकार घुटने टेकने ही पड़ेंगे। उसके बाद उनमें से कुछ लोगों ने घुटने टेक ही दिए थे, वो भी फिशेस लेने के लिए, क्योंकि वो मिस लिंगलिंग से मिलना चाहते थे। हालांकि वो फिश उन घुटने टेकने वाले बंदों को मिली गई थी, लेकिन वो लोग उसको मारने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हो रहे थे, मतलब कि उनको मारने की इच्छा बहुत हो रही थी क्योंकि उसके सामने उनको घुटने टेकने पड़े। उसके बाद वो घुटने टेकने वाले बंदे उनको बोलते हैं कि वोंग जी, तुम्हारा काल शुरू हो चुका है और हम तुमको मार के रहेंगे, लेकिन अभी तो हम तुम लोगों को छोड़ रहे हैं। उसके बाद वेनचांग वो मॉन्स्टर फिशेस उसकी तरफ लेके आता है और फिर वो जो वोंग जे होता है वो खुश हो जाता है और बोलता है कि आज तो इन सभी लोगों के घुटने में अपने सामने टेक के ही रहूंगा। उसके बाद वेनचांग वोंग जे को बोलता है कि वोंग जी, क्या हम इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि क्या हम ओवरबोर्ड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद वोंग जे बोलता है कि नहीं, ओवरबोर्ड ये हम नहीं कर सकते, इस लाइन पर हमें नहीं जाना क्योंकि इस लाइन पर ये छोटा सा भी नहीं है। उसके बाद वोंग जे वेनचांग को बोलता है कि उन लोगों की तरफ देखो वेनचांग। उसके बाद वोंग जे उसको बोलता है कि उनकी नजर सिर्फ एक ही चीज पर है, वो है पुरस्कार, मतलब कि वो प्राइज है। उन लोगों की जो नजर है वो प्राइज से हट रही नहीं है, उनको प्राइज चाहिए, इसलिए वो हमारे सामने घुटने टेक रहे हैं, वरना वो हमें कब का ही मार देते। उसके बाद वोंग जे बोलता है कि उन लोगों को प्राइज के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, उनको एक डिपेंडेंट बनने के लिए, उनको एक आश्रित बनने के लिए सिर्फ अपॉर्चुनिटी चाहिए। उसके बाद वोंग जे बोलता है कि इनको वेम्पायर बनने का एक मौका पाने के लिए ये किसी को भी मारने में इनको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये किसी को भी मार सकता है वेम्पायर बनने के लिए। उसके बाद वो बोलता है कि वो अब इंसान नहीं ले, इसलिए मुझे उनके साथ ह्यूमन बिहेवियर नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो बोलता है कि वो इंसान तो नहीं रहे, इसका मतलब वो है कचरा, और हम कचरे को ये सब नहीं दे सकते, इसलिए हम दोनों को अब डिस्कस करना होगा। उसके बाद वो बोलता है कि गंदे लोग, डिस्कस्टिंग कचरा। उसके बाद वो हंसने लग जाता है और उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती है। एक बार तो ऐसा लगता है कि वो वेम्पायर बन जाता है, शायद वो वेम्पायर बनने वाला है। उसके बाद वेनचांग बोलता है कि ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ अजीब ही हो रहा है, दैट्स स्ट्रेंज, मुझे लग रहा है कि ये वेम्पायर में बदलने वाला है। उसके बाद वेनचांग बोलता है कि क्यों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वोंग जो है वो किसी और में बदल गया है। फिर वेनचांग बोलता है कि वोंग जो है इससे पहले उत्साही था, अब मुझे लग रहा है कि वो धीरे धीरे पागल हो रहा है, उसमें कोई वायरस आ गया है, मुझे लगता है एंटीवायरस सिस्टम डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये बात भी पागल कर देने वाली थी कि वो इतने भारी वजन को, फिशेस को
एक साथ कैसे बाहर निकाल सकता था, मतलब कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। फिर वो बोलता है कि वोंगजे को रियल में हुआ क्या था, उसके खून क्यों भरा है, उसका खून क्यों भरा है, अचानक क्या हो गया, उसको तो किसी ने काटा भी नहीं है फिर भी उसका इतना खून बह रहा है, ये खून है किस चीज का। उसके बाद वो बोलता है कि यहाँ से गर्म हवा आ रही है लेकिन ये खून इतना ठंडा क्यों है, और ये इसका जो ये मॉन्स्टर फिश का जो हार्ट है इसका ये पंप ऐसे कैसे हो रहा है, क्या बात है आज, क्या हो क्या रहा है इधर भाई। उसके बाद वो अपने पूरे शरीर में अपना खून भर लेता है, मतलब कि वो जो फिश होती है उसका अपने शरीर में खून भर लेता है और उसका जो हार्ट है वो निकाल देता है। उसके बाद वोंगजी की हालत पूरी खराब हो जाती है और वो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को कांपता हुआ महसूस कर रहा हूँ और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसके बाद वोंगजी बोलता है कि वो मुझे आगे आकर मारने की हिम्मत नहीं कर सकते और वे मुझसे डरते हैं और वो मुझे मारने में कांपते हैं, वो कायरों के झुंड है। लेकिन गाइस इसके आगे जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि वो वैम्पायर बन चुका होता है। फिर वो बोलता है कि ये बहुत ही शर्म की बात है कि यहाँ पे आज कोई भी खून नहीं बहाया गया। अगर गाइस ये मांगा आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद वो एक मॉन्स्टर फिश के ऊपर खड़ा हो जाता है और उसके आगे जो होता है उसको देखकर सारे के सारे लोग जो हैं वो दंग रह जाते हैं क्योंकि उसके आगे बहुत ही जबरदस्त सीन होता है। वो वैम्पायर बन चुका होता है और वो मॉन्स्टर फिश को बुरी तरह मार देता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर फिश को काट देता है और उसके अंदर अपना हाथ डाल देता है और उसको देख के सारे लोग दंग रह जाते हैं। उसके बाद मॉन्स्टर फिश को बहुत भयंकर दर्द होता है और वो वैम्पायर बन चुका होता है और वो उस मॉन्स्टर फिश का उसके हार्ट निकाल देता है और उसका हार्ट खा जाता है। उसके बाद वो कहीं ना कहीं से ढूंढ कर उसका हार्ट अपने हाथ में ले लेता है। उसके बाद सारे के सारे लोग उसको देखने लग जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वो जो बटलर होता है वो भी सोचने लग जाता है कि ये अचानक वैम्पायर कैसे बन गया, ये क्या हो रहा है आज। उसके बाद वो मॉन्स्टर फिश के हार्ट को खा जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे WWE चैंपियनशिप में जो वो बुग्गी मैन होता है वो खाता है जहाँ केंचू है, वैसे ही ये एकदम खा गया था। उसके बाद वो सब लोग बोलते हैं कि वो देखो वो कैसे चबा रहा है, कैसे उसको काट रहा है, मतलब कि वो आज पूरी तरह पागल हो गया। उसको देख के हमारा मन है वो एकदम खराब हो चुका है और हम यहाँ से जा रहे हैं। उसको देख के हमको तो उल्टी आ रही है। उसके बाद वो सारे बंदे बोलते हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऐसे ही खुद खा के मर जाएगा। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि अब आप टाइम श्योर कर लो क्योंकि टाइम अब जाता ही जा रहा है। अगर आपको मिस लिंगलिंग से मिलना है तो टाइम से पहले ही हमको इस दौर से गुजरना होगा। उसके बाद वो जो बटलर यार होता है वो बहुत बुरी तरह हंसने लग जाता है उन लोगों की बेवकूफ़ी पर। उसके आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वो बोलता है कि बेवकूफ़ों का टोला, क्या उन लोगों ने कुछ भी नोटिस नहीं किया, अभी इतना सारा कांड हो गया इधर और उन लोगों ने कुछ भी नोटिस किया, साले पता नहीं किधर किधर से आ जाते हैं। मुझे तो लगता है कि ये लोग पाकिस्तान से हैं और इनको इमरान खान ने भेजा होगा, तभी साले इतने बेवकूफ है। उसके बाद वोंगजे वो मछलियों को खाता हुआ बोलता है कि कितनी टेस्टी मछलियां हैं, साले को मतलब कि क्या बताऊंगा इस कैसे खा रहा है, देखो उल्टी आ रही है मेरे को तो इसको देख देख के ही। उसके बाद बटलर बोलता है कि जो परीक्षण है वो बहुत देर तक चलेगा, उसकी जो शारीरिक क्षमता है मतलब कि उसकी जो बॉडी पावर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और मछली का मांस ही है जो वो खा सकते हैं और वो कुछ भी नहीं खा सकते, इसलिए वो अब उसके जाल में फंस चुका है। और ये जो मॉन्स्टर फिशेज है इनकी अंदर बहुत ही भयंकर मांस और खून होता है और इससे वो वैम्पायर्स लोग हैं उनकी शक्ति बढ़ जाती है, उनकी जो पावर है वो बहुत ही बढ़ जाती है। ये उनकी क्षमता से उत्तेजित करने का भी एक प्रभाव हो सकता है, मतलब कि ये इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद वो बोलता है कि एक वैम्पायर की शक्ति बढ़ाने के लिए उसका खून काफी होता है। उसके बाद वो बोलता है कि वो ह्यूमन बचा नहीं है, ये बहुत ही लॉफेबल है, ये इंसानों के लिए बहुत ही बेकरार बात है कि ये सब लोग पागल हो चुके हैं। उसके बाद वोंगजे बोलते हैं कि ये बहुत ही डिलीशियस है, वेनचांग क्या तुम खाना चाहोगे, आ जाओ दोनों खाते हैं मिलके। फिर वेनचांग बोलता है कि क्या भाई तू पागल हो गया है क्या। फिर बटलर बोलता है कि तुम लोग सोचो कि क्या वो आदमी जानता था कि ये मछली खाई जा सकती है। उसके बाद वोंगजे बोलता है कि ये बहुत स्वादिष्ट है और वो उसका हार्ट वेनचांग के मुंह में डाल देता है जिससे वेनचांग को बहुत ही परेशानी होती है और वो रोने लग जाता है। उसके बाद बटलर बोलता है कि वोंगजी जो बंदा इससे करता है वो 100% आश्रित बनने वाला है और वो आश्रित बनने की कगार पे आ चुका है और वो कुछ ही देर में आश्रित बन भी जाएगा। उसके बाद एक बंदा बटलर को पूछता है कि मिस्टर हमें मछली मिल गई है और हमें अब आपसे कुछ पूछना है, क्या आप हमें बताने की कोशिश करेंगे। फिर वो बोलता है कि क्या हम मछली के साथ हम क्या चाहते हैं वो तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप बटलर हैं। फिर बटलर बोलता है कि हाँ। फिर वो बंदा बोलता है कि धन्यवाद,
चलो शुरू करते हैं। फिर वो उस मछली को काटने लग जाता है क्योंकि वो भी आश्रित बनना चाहता है, वो भी मिस लिंग लैंग्वेज से मिलना चाहता है, इसलिए वो भी मछली को काट के खा रहा है। फिर वो उसको चबाता है और खाता रहता है। उसके बाद बटलर आर्ट बोलता है कि हाँ हे वो हंसने लग जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि वो बहुत ही जल्दी आश्रित बनने वाला है, वो बहुत ही जल्दी इस मुकाम तक पहुंच जाएगा। फिर वो पूरी मछली को खा जाता है और हड्डियां छोड़ देता है। उसके बाद वहाँ पे बहुत ही कम मछलियां बचती है। उसके बाद वहाँ पे मछलियां बचती भी नहीं है, सारे लोग मछलियों को खा जाते हैं और खा खा के उनकी एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है बटलर आर्ट को। और वो बोलता है कि चलो अच्छा है, लास्ट में वैसा ही हुआ जो मैं चाहता था। आप में से 20 लोग जो है वो अगले स्टेज के लिए रेडी हो चुके हैं और जो बच्चे थे वो हार चुके हैं। और उसके बाद ये सब सुन के वहाँ पे जो भीड़ होती है वो कूदने लग जाती है, हंसने लग जाती है और बोलती है कि बहुत बढ़िया, हम बहुत खुश हैं, हमको अगले चरण में भेज दो, हमको अगले स्टेज में जाना है और पास करना है और हमको लिंग लैंग्वेज से मिलना है। उसके बाद वेंचैंग बोलता है कि उनमें से 11 बंदे एलिमिनेटेड हो गए थे। फिर वो बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली उनमें से बहुत कम लोगों की मौत हुई थी क्योंकि वो जो जब फिश को निकाल रहे थे तो या तो वो फिश के अंदर गिर गए या ये लोग जो है ये लड़ के मर गए थे। इस तरह बहुत कम लोग वहाँ से मरे थे। फिर वो बोलता है कि हमारा जो मिशन है वो सिर्फ यही है कि हमको सेकेंड राउंड में जाना है। फिर वो बोलता है कि जब सेकेंड राउंड शुरू होगा तो हम अपने उद्देश्य से हार सकते हैं। फिर वेनचांग वोंगजे को बोलता है कि हम सेफली वापस कर सकते हैं और मैं तुमको बहुत बहुत थैंक यू बोल रहा हूँ क्योंकि हमने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया और मुझे सेकेंड राउंड क्लियर करके तुरंत घर जाना है, मैं यहाँ पे और नहीं रुक सकता। उसके बाद वेनचांग बोलता है कि वोंगजे क्या तुम सुन रहे हो मेरी बात? हेलो वोंगजी, क्या हो गया वोंगजी? फिर वोंगजी उसकी बात नहीं सुनता है और इधर उधर देखने लग जाता है और वो चुपचाप उन बंदों को घूरने लग जाता है। उसके बाद वेनचांग उसको देखता है कि वो इन बंदों को घूर क्यों रहा है। वो उन बंदों को घूरता है जो कि वो फिश होती है, वो फिश के ऊपर बैठे रहते हैं और उसको खा चुके होते हैं। वो बंदे होते हैं जो अगले राउंड में पहुंच चुके होते हैं, वो उनको बहुत बुरी तरह घूर रहा होता है। उसके बाद वो बंदे उसकी तरफ देखते हैं और उसको देख देख के हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि तू इस बार तो बच गया, लेकिन तू अगली बार नहीं बच सकता क्योंकि हम बंदे तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, सोच समझ के आगे आइयो। उसके बाद वो जो लड़का होता है वो अपना चाकू घुमा के उसको ताने मारने की कोशिश करता है और बोलता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ और हमने इस मॉन्स्टर फिश पे कब्जा कर लिया है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद वोंगजे वेनचांग को बोलता है कि तुम मेरी कॉलर छोड़ो और मैं देखता हूँ आज ये साले मेरे क्या करते हैं। अगर ये भी ज़्यादा जिद करेंगे तो मैं भी बहुत जिद करूँगा, मैं पीछे क्यों हटूँ। उसके बाद वोंगजे होश में आ जाता है और अपना शर्ट उतार देता है, जो शर्ट खून से भरा होता है क्योंकि वो उन मॉन्स्टर फिशेस को खाता है, इसलिए उसका शर्ट खून में भर जाता है। उसके बाद वोंगजे उनको अंगुली दिखा देता है। उसके बाद वेनचांग बोलता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, अरे वो कोई नॉर्मल बंदे नहीं है, वो हमको मार डालेंगे। वोंगजे क्या कर रहे हो तुम, चलो ना, इनसे क्यों पंगा ले रहे हो। फिर वोंगजे उनको अंगुली दिखा के हंसने लग जाता है। उसके बाद वेनचांग वोंगजे को बोलता है कि हम जल्दी जा रहे हैं, उनको हिलाओ मत, अगर तुम उनको हिलाओगे तो वो हमको बहुत ही परेशानी करेंगे, इसलिए चलो। लेकिन वोंगजे भी मानता नहीं है, वो भी उनको अंगुली दिखा देता है। फिर वोंगजे वेनचांग को बोलता है कि उन्होंने मुझे ट्रिगर्ड किया था, उन्होंने सबसे पहले मुझे ट्रिगर किया, इसलिए मैं भी उनको करूंगा, मैं क्यों पीछे हटूं भाई। उसके बाद वोंगजे बोलता है कि क्या तुम अभी तक इसे नहीं समझते वेनचांग। उसके बाद वेनचांग बोलता है कि वो एक टीम है, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। अब सेकंड इस राउंड में जाने के लिए 20 लोग ही बचे हैं और 20 में से ज्यादातर उन बंदों को जानती हैं, इसलिए वो सारे के सारे मिलकर एक टीम बन चुके हैं, इसलिए हमको उनसे बचना है और एक अपनी मजबूत टीम बनानी है, वेनचांग और वोंगजे वर्सेस ये वाली टीम। उसके बाद वेनचांग बोलता है कि वो एक भेड़ी के झुंड की तरह है और मैं जानता नहीं था कि इनको पहले से रूल पता है, इसलिए वो अपने साथ हथियार लेके आए थे। फिर वेनचांग वोंगजे को बोलता है कि जब मैंने इंटरनेट पे देखा था कि वो जो क्या बोलते हैं उसको, मैंने वो उनके नियम देखे थे यार, मुझे याद नहीं आ रहे उन नियमों के बारे में, वो नियम बहुत ही हार्ड थे। उसके बाद वोंगजे बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो मैंने पाया कि वहाँ पे ये सब अफवाहें हैं और ये सब फेक है, लेकिन हम ही तो अब रियल में यहाँ पे फंस चुके हैं, अब हम क्या करेंगे। वो वेनचांग अब तुम ही बताओ। उसके बाद वो बोलता है
है कि कुछ लोग आश्रित बनने के बाद सबसे पहले तो अपनी फैमिली की पावर को कंट्रोल करेंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे और वो इनसाइट्स में लीकिंग भी करेंगे। वो अपने फैमिली को इस चेन में आगे तक पहुंचाने के लिए कुछ भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। मैं ये सब गूगल पे सर्च किया था। उसके बाद वोंग जे वेनचांग को बोलता है कि वे बहुत ही चालाक और ऑर्गेनाइज्ड है, ये गेम उनके बैग में है। फिर वो बोलता है कि इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या तुम इसको अपनी आंखों से देख सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, तुम इसको अपनी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते क्योंकि ये तुमको अच्छा ही नहीं लगेगा। मतलब कि इतने गंदे लोग मैंने आज तक नहीं देखे, क्या बताऊं भाई। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग पाकिस्तान से आए हैं, लेकिन कुछ भी बोलो जीतेंगे तो इस कंपटीशन में इंडिया वाले, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रायल जो है वो दूसरे दौर के लिए क्या होगा। फिर वो बोलता है कि जब जरूरत होगी तब वे स्ट्राइक करने के लिए एक टीम बना लेंगे। फिर वो बोलता है कि अब तुम मुझे हटा दो, मैं वो नहीं खेलना चाहता। उसके बाद वेनचांग चौंक जाता है और बोलता है कि हम दूसरे दौर की शुरुआत से पहले ही हार मान लेंगे और घर पे चले जाएंगे, हमको यहाँ पे नहीं रहना। उसके बाद एक मोटा गेंडा पाकिस्तानी गेंडा बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की। उसके बाद वो बोलता है कि जब हमें से कोई आश्रित बन जाएगा तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे मेरी बेइज्जती करने की। और वो याद करता है कि मैंने भी घुटने टेक दिए थे और उस वक्त मेरा हाल क्या हुआ था मैं बता नहीं सकता। उस टाइम मेरी बहुत बेइज्जती हुई, मैं लेकिन बहुत सहता रहा, लेकिन मैं अब नहीं सोऊंगा। आश्रित बनने के बाद तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके मैं फेंक दूंगा कुत्तों को। फिर वो बोलता है कि तुम इन सभी डिपेंडेंट्स के बीच एक बहुत ही छोटे और गरीब आदमी हो, तुम क्या जानो। उसके बाद वो सोचता है कि अरे तुम नहीं जानते, इंडिया वालों का दिल बहुत बड़ा होता है, और जब इंडिया वाला अपना दिल खोल देता है तो बाढ़ आ जाती है भाई। और गाइस, आप अगर अपने देश से प्यार करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर वो बोलता है कि ये हमारे लिए अलग है और ये हमारे फैमिली मेंबर्स है जो कि डिपेंडेंट्स बन चुके थे। हम बहुत ही बेहतर फैमिली में पैदा हुए थे और इसीलिए हम आश्रित बनना चाहते हैं। अब समझे पूरी कहानी बच्चे। उसके बाद वो बोलता है कि हम बचपन से ही वैम्पायर के बीच में रहना चाहते थे और बहुत ही जबरदस्त हिस्ट्री प्राप्त कर ली थी हमने बचपन में ही, और हम बहुत ही बड़े वैम्पायर्स बनना चाहते हैं, इसलिए तुम नहीं जानते हमको। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे जैसा एकदम लो ग्रेड वाला बंदा हमसे कैसे कंपेयर कर सकता है, ये कॉमन सेंस की बात है बच्चे। उसके बाद वो बोलता है कि मैं समझ गया, आप एक दूसरे को बिना मारे मार सकते हैं और आपका चेहरा देख के लोग मर जाते हैं, क्योंकि साले तेरा मुंह देख पहले, एकदम मोटे गेंडे, क्या मुंह है तेरा, उसको देख ही मेरे को तो हार्ट अटैक आ जाता है। उसके बाद वोंग जे वेनचांग को बोलता है कि मैंने तुमको क्या बताया था वेनचांग, ये पहले से ही ह्यूमन बन चुके हैं, ये शुरुआत से ह्यूमन बन गए हैं। उसके बाद वो बोलता है कि इन लोगों ने ह्यूमैनिटी खो चुकी है और ये बिल्कुल भी काम के लायक नहीं है, ये जीने के लायक है ही नहीं, क्योंकि तुमको तो ये पता ही है कहाँ से आए हैं। उसके बाद उनकी टीम में से एक बंदा बोलता है कि मैं तो डर गई, मैं तो डर गई। फिर उसके बाद सब लोग हंसने लग जाते हैं और वो बंदे बोलते हैं कि तुमको क्या लगा, क्या तुम्हारे बोलने का मतलब यही है कि तुम हमें मार सकते हो। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि वो बंदा जो है वो एकदम कायर है और बहुत कमजोर है, हमको उसको छोड़ के ये जो बाकी लोग बच्चे इन पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद वो बोलता है कि इन लोगों के अलावा और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको पता था कि वो हथियार ला सकते थे, लेकिन वो हथियार लेके नहीं आए। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि डोंट स्क्रू अप, तुम पैच मत करो। फिर वो बोलता है कि मैं समझ गया, ये आपकी रणनीति है और आप जानते हैं ये आपका प्लान है कि आप उन 5 लोगों में से सबसे ज्यादा बड़ा डिपेंडेंट बनना चाहते हैं और आपको उन पे हमला करना है और हमको उन 500 को कवर करना है ताकि आप उन पे अच्छे तरीके से हमला कर सके। मैं आपका प्लान समझ गया। उसके बाद वो बोलता है कि आज जब आप आश्रित बन जाए या जब आप डिपेंडेंट बन जाए तो आप हमको बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हम आपको तो याद रखेंगे लेकिन आप भी हमको याद रखिएगा। उसके बाद वो बोलता है कि वैसे सेकेंड स्टेज के लिए क्या एग्जाम होगा। उसके बाद वो बोलता है कि तुम शुरुआत में हमारे उद्देश्य को भूलना है, ठीक है ना वेनचांग,
अगर हम शुरुआत में ही अगर हम भूल जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, तभी तो हम यहाँ से छूटेंगे। और जैसे हमारी यहाँ से छुट्टी होगी हम तुरंत घर पे चले जाएंगे। क्या तुम समझ रहे हो ना वेनचंग कि मैं तुमको क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हारूं या जीतूं, लेकिन उन लोगों ने मुझे कहा कि वो मुझे मारना चाहते हैं और वो मुझे मारने जा रहे हैं। जब वो मुझे मारने की कोशिश करेंगे तब मैं क्या करूँगा, तुम बस वही देखना। इसलिए मुझे लास्ट तक लड़ना होगा और तुम समझ जाओ कि मैं तुमको क्या बोलना चाहता हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि कम से कम मैं कुछ लोगों को मार सकता था, लेकिन मैंने मारा नहीं क्योंकि मैं एक आशिक नहीं बनना चाहता। मुझे घर पे जाना है। और उसकी जो आंखें हैं वो लाल हो जाती है, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है आगे कुछ गड़बड़ होने वाली है। वीडियो को देखने के लिए बने रहिए। उसके बाद वो बोलता है कि वोंग जी तुम वाकई में बहुत भयानक हो। फिर वेनचंग बोलता है कि अगर वोंग जी को दूसरों से कंपेयर करेंगे तो वो और भी भयानक मिलेगा, क्योंकि वो दुनिया में सबसे भयानक आदमी है, क्योंकि उसने जो सारी की सारी फिशेज है वो एक बार में बाहर निकाल दी थी। उसके बाद में वोंग जी बोलता है, मतलब वोंग जी को वेनचंग बोलता है कि वाकई में तुम्हारे साथ हुआ क्या था। फिर वो पूछता है कि एक्चुअली में हुआ क्या था तुम्हारे साथ, ये मुझे तुम बताओगे तभी तो मैं आगे कुछ कर पाऊंगा। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा खून बह रहा है, लेकिन मुझे और कुछ भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो क्या रहा है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है और मेरी जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं है। उसके बाद जो सीन होता है वो देखने लायक होता है, क्योंकि उसकी जो आंखें वो भयंकर लाल हो जाती है और आंखों में से खून बहता है। और वो बोलता है कि मैं हर्ट डेड हो रहा हूँ और मैं इंटेंस हर्टेड भी हो रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत कुछ न कुछ हो रहा है, वो मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे क्या हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बचा लो वेनचंग। फिर वो बोलता है कि मैं खुद पर कंट्रोल खो रहा हूँ, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसके बाद वो बटलर बोलता है कि 17 बंदों को ख़त्म कर दिया जाएगा और उनमें से बस 3 लोग, बस सिर्फ और सिर्फ 3 लोग तीसरे और आखिरी राउंड में जा सकते हैं। मतलब कि जो 3rd राउंड है वो उसका लास्ट राउंड होगा और उसमें बस 3 लोग जा सकते हैं। उनमें से 17 लोगों को ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद वो बंदे चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि क्या कंपटीशन है, अब तो हम काम से गए। उसके बाद हमको सीन दिखाया जाता है वेम्पायर का, जो कि लिंग लेंगवान होती है, और एक सीन दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि 99 फ्लोर्स का एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसमें हमको घुमाया जाएगा और ये बहुत ही बड़ा बुलबुलिया होगा। उसके बाद बटलर बोलता है कि मिस लिंग लेंग जो है वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर तुम्हारी इंतजार कर रही है और जो 3 बंदे होंगे उनका इंतजार कर रही है, और जो सबसे पहले ऊपर जाएगा वही मिस लिंग लेंग से मिलेगा और जो बाकी बंदे बचेंगे उनको खत्म कर दिया जाएगा। सो गाइज आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड हम आपके लिए बहुत जल्दी लाने वाले हैं। सो गाइज नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और एक लाइक तो दे दो भाई। क्या कंजूसी करते हो, बिल्कुल भी लाइक नहीं देते हो गाइज। प्लीज गाइज लाइक करो, सपोर्ट करो, चैनल को 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।